देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको पता होगा, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है। तो एसेट क्या होता है, एसेट इज समथिंग जो आपको पैसा दे सकता है फ्यूचर में। ठीक है, जैसे कि आपका लैंड हो गया। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो एक एक करके थोड़ा आपको स्लो भी लग सकता है, बट ठीक है चलो। एसेट्स, एसेट्स क्या होता है, एसेट वो चीज होता है जो आपको फ्यूचर में पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, वो एसेट, एसेट इज समथिंग दैट कैन जनरेट मनी फॉर अस इन द फ्यूचर। एसेट के ऑपोजिट होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर समथिंग जो हमारा पॉकेट खाली कर सकता है, यानी कि जो पॉकेट हमसे पैसा ले सकता है, जो चीज। ठीक है, जैसे कि मान लो लाइबिलिटी होता है एक लोन, जो हम बैंक से लोन लेते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट लाइबिलिटीज होता है लोन। जो भी हम लोन लेते हैं बैंक से, वो एक लाइबिलिटी होता है। तो फिर एसेट्स में आप इफ यू कैन सी द पीडीएफ, उसमें फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज के बारे में बोला है कि फिक्स्ड एसेट, कैन यू टेल मी, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन तो गिवन नहीं है, बट कैन यू टेल मी फिक्स्ड एसेट क्या है। बताओ, कैन यू टेल मी व्हाट इज फिक्स्ड एसेट। सर लैंड बिल्डिंग। ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो हमें रिटर्न देते रहे, ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो हमें रिटर्न देते रहे, करेक्ट। लैंड बिल्डिंग तो एग्जांपल है। इफ यू आर आस्क्ड, अगर आपको इंटरव्यू में कभी भी पूछता है कि फिक्स्ड एसेट क्या है, तो आप पहले एग्जांपल मत दे देना, पहले उसको समझाना वो क्या है। ठीक है, देन जो इंसान आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो इम्प्रेस भी तो होना चाहिए। तो वो बात है कि आपको पहले ये जवाब देना है कि वो है क्या। तो एसेट ऐसा, फिक्स्ड एसेट ऐसा चीज है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमको, जो हमारा हमको हेल्प में आ सके, मतलब जो हमको पैसा जनरेट करके दे सके। जैसे कि मान लो अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका बिजनेस मान लो पेपर प्रिंटिंग का बिजनेस है। तो पेपर प्रिंटिंग के बिजनेस में जो आपका पेपर प्रिंटिंग का मशीन है, वो आपका फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, ओके। एक डाउट यहाँ पे एग्जामिनर्स, इंटरव्यूअर्स कभी कभी आपके ब्रेन माइंड के साथ खेलेंगे। आपको पूछ लेंगे कि अगर मान लो एक बिजनेस है हमारा जिसमें हम गाड़ी, वेट जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। मान लो हमारा कोई बिजनेस है जिसमें हमारा कार रेंटल का बिजनेस है। ठीक है, कार रेंटल का बिजनेस है। तो आपको पूछ लेगा कि जो ये जो कार रेंटल का बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको गाड़ी चाहिए ना, आपको तो गाड़ी दे के रेंट देना पड़ेगा लोगों को। तो ये जो गाड़ी है, ये फिक्स्ड एसेट है क्या, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, यस और नो, कैन यू टेल मी। कार रेंटल के बिजनेस में जो कार है, वो फिक्स्ड एसेट है क्या, नो, वाई, क्या एसेट है फिर ये। फिक्स्ड एसेट है ये है फिक्स्ड एसेट। ये मत सोचो कि गाड़ी मूव कर रहा है तो वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, नहीं। इट विल जनरेट, हाँ वो गाड़ी उस बिजनेस का, कार रेंटल बिजनेस का मेन एसेट तो कार ही है ना। कार रेंटल बिजनेस का मेन एसेट इज द कार, तो कार एक फिक्स्ड एसेट है। एक्चुअली क्या होता है, मैं जब बैंक में जब जॉब किया कर रहा था, तब भी मुझे ये कंफ्यूजन, मेरे एक कॉलिग ने मुझे पूछा था ये चीज, कि जो ये जो फर्नीचर है, वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, बोल रहे हैं वो फर्नीचर फिक्स्ड एसेट नहीं है। ऐसा नहीं है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि फिक्स्ड एसेट और मूवेबल एसेट ये ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड है, बट ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये जो एसेट है कार, ये फिक्स्ड एसेट भी है और ये मूवेबल एसेट दोनों ही है। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्लासिफिकेशन किस डायरेक्शन में जाता है पता है, क्लासिफिकेशन होता है, वेट, क्लासिफिकेशन होता है फिक्स्ड एसेट वर्सेस करेंट एसेट में। और एक क्लासिफिकेशन होता है मूवेबल एसेट वर्सेस इमूवेबल एसेट में। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। अब ये नहीं बोल सकते कि गाड़ी एक फिक्स्ड एसेट नहीं है, गाड़ी फिक्स्ड एसेट ही है, बट मूवेबल भी है। समझ में आ रहा है ना, फिक्स्ड का मतलब ये नहीं है कि वो उस जगह पे ही रहेगा, नहीं, वो क्लासिफिकेशन ही गलत है। फिक्स्ड का मतलब जो आपने, रिया ने जो बताया, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमको रिटर्न दे सके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये गड़बड़ मत कर देना। आई होप ये चीज क्लियर होगा आपको। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ एसेट्स आर समथिंग, ये सब ब्ला ब्ला, ये सब फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स लायबिलिटीज वो है जो हमको लंबे टाइम तक हमको हमारा लायबिलिटी बन के रहेगा। जैसे कि मान लो आपने कोई कार लोन लिया है, ठीक है, आपने मान लो बैंक से कोई कार लोन लिया है, तो कार लोन का जो किस्त है, जो इंटरेस्ट है, वो आपको बहुत टाइम तक देना पड़ेगा, तो दैट इज ए फिक्स लायबिलिटी। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमको चलाना है। फिर है देखो फिक्स्ड एसेट वर्सेस करंट एसेट्स। यहाँ पे तो आप डेफिनेशन से ही समझ जाओगे। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और करंट का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंटरव्यूअर बार बार ये सब पिंच कर करके दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन कि करंट एसेट्स जो है वो कितना टाइम में कन्वर्ट हो सकता है या फिर कितना टाइम में कन्वर्ट होना चाहिए। तो करंट एसेट एक ऐसा एसेट है जो लेस देन 1 ईयर के टाइम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? करंट एसेट कन्वर्ट किस में होगा? कैश में, कैश में। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि 1 साल के अंदर ही अंदर अगर आप एक एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो आपका करंट एसेट है। जैसे कि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, सपोज आपने मान लो गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदा। वेट, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। कुछ भी डाउट होता है आप पूछ लो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पहले इंटरव्यू दिया है आई सपोज, तो इसीलिए हर एक चीज तो आपको डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ भी डाउट होता है तो एक बार पूछ लो। देखो जो जो गवर्नमेंट का बॉन्ड्स होता है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कुछ टाइम के लिए होता है। मान लो मेरे पास एक 1 ईयर का बॉन्ड है। 1 ईयर का बॉन्ड मैंने गवर्नमेंट से खरीदा, गवर्नमेंट को पैसा दिया। गवर्नमेंट 1 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब देख, इंटरेस्ट के क्या बोलते हैं उसको, मतलब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मतलब इन एडिशन विद द इंटरेस्ट, इन एडिशन टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट वो मुझे वापस कर देगा 1 साल के बाद। तो ये तो मेरा एसेट है। अगर मैंने गवर्नमेंट से एक बॉन्ड खरीदा तो 1 साल के बाद तो मुझे उसका इंटरेस्ट और पैसा भी मिल रहा है वापस, तो वो मेरा एसेट हो गया ना। तो ये सब जो एसेट होता है ये फिक्स्ड, सॉरी, ये करंट एसेट होता है, क्योंकि 1 साल के अंदर ही अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्टॉक्स हो गया, स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास स्टॉक्स लिया हुआ है तो आप उसको 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में। आप किसी को बेच दो स्टॉक। बैंक बैलेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। बैंक बैलेंस मतलब, जो बैंक बैलेंस मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है उसको हम लोग बहुत जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, एनी डाउट यू आस्क मी, ओके। चलो, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये वाला, क्या क्या लिखा है इसमें। जी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, बैंक बैलेंस, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब जिसको हम लोग बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। एनी एग्जांपल लिक्विड एसेट्स का? इजीएस्ट एग्जांपल लिक्विड एसेट्स का, प्लीज टेल मी। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, करेक्ट। बिल्स रिसीवेबल करेक्ट। बट बिल्स रिसीवेबल से और भी इजी एग्जांपल दे दो। Cash will also be liquid asset. कैश, हाँ कैश बोल सकते, कैश इन हैंड, हाँ ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं आप लोग। गोल्ड। और भी इजी बोलो, बैंक बैलेंस, सबसे इजी बैंक बैलेंस, एटीएम में जाके पैसा निकाल लो। इजी इजी चीजों में रहो ना, बहुत ज्यादा ऊपर की चीजों में क्यों जाते हैं। सी, इंटरव्यूअर आपको ये देखता है कि आपको बेस कितना स्ट्रांग है, ये नहीं कि आपने मतलब टी बिल वगैरह आपको आता है कि नहीं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। आप अगर, आपसे अगर पूछेगा इंटरव्यूअर कि सपोज ही मैं आस्क यू ए क्वेश्चन दैट यू आर आस्क्ड टू से व्हाट आर द, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स। आप अगर करंट एसेट्स में सबसे पहले ही बोल दे रहे कि ये गवर्नमेंट का टी बिल एक करंट एसेट है, तो वो तो उसका तो मूड ऑफ हो जाएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो देसी लैंग्वेज में जो जो हमको नॉर्मल चीजें पता है, मतलब जो एक जनरल पब्लिक को पता है, वो एग्जांपल्स आना चाहिए। फिर जाके चलो हाई हाई फाई लेवल के एग्जांपल होता है जो नॉर्मल पीपल पब्लिक को पता ही नहीं है। बट क्या होता है ना, इफ यू, अगर आप ज्यादा स्मार्ट बन के अगर आप बहुत ज्यादा टफ एग्जांपल्स देने लगे ना, तो इंटरव्यूअर भी आपसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, तो आपको वो ज्यादा पूछेगा मतलब।
तो इसीलिए सिंपल सिंपल एग्जांपल्स रखो, मतलब सामने, उसके सामने आराम से एकदम बैंक बैलेंस ये सब बात करो, मतलब ग्राउंड लेवल का बात करो, ऊपर का बातें मत करो उससे, क्योंकि वो अगर ऊपर चला गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, ओके। और नो डाउट अगर आपका नॉलेज 100% है तो तब कोई फुल प्रूफ नॉलेज है उसका कोई वो नहीं है, बट स्टिल मतलब ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये सब तो हमने पढ़ा है। चलो उसके बाद देखो पीडीएफ में, पीडीएफ देखते रहो, वहां पे सब लिखा ही है। रूल रूल ऑफ द वर्ल्ड ये है कि एसेट जो है वो लाइबिलिटी से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ऑलवेज एसेट्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द लाइबिलिटीज। ठीक है, मतलब जो जेब में पैसा आना है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए जो जेब से पैसा जो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो एक बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक दिया हुआ है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक जो बनता है वो डेट वाइज बनता है कि ईयर वाइज बनता है या मंथ वाइज बनता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पता है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे लिखा हुआ है वो डेट वाइज बनता है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक बैलेंस शीट बनेगा बैंक का। ठीक है, आपको पता है ना बैलेंस शीट जो बनता है उसमें क्या क्या साइड रहता है, आपको पता है ना ये सब? अगर नहीं पता है तो देख लो, ओवरव्यू देने के लिए काफी है कि एसेट्स और लायबिलिटी साइड रहता है। बैंक का एसेट आप एक बार देख लो बैंक का क्या क्या एसेट होता है। बैंक का एसेट होता है फिक्स्ड एसेट्स, बैंक के जो फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब बैंक का जो बिल्डिंग है या फिर बैंक के पास जो फर्नीचर है वो सब उनका फिक्स्ड एसेट है, जो गाड़ी वाड़ी है। कैश इन हैंड जो होता है, ठीक है, कैश इन हैंड जो होता है वो फिक्स्ड एसेट होता है। मैंने एक चीज गलत बोला, सॉरी, लिक्विड एसेट्स जो, हाँ नहीं नहीं सही है सही है, करेक्ट है करेक्ट, एसेट ही है ना, सही है, कोई बात नहीं। तो कैश इन हैंड जो होता है वो फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, सॉरी, एसेट होता है कैश इन हैंड और फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जो आपके पास जो बैंक का जो बिल्डिंग है, जो फिर या फिर जो भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, फर्नीचर वगैरह है या फिर जो भी अंदर इंफ्रा है वो सारा एसेट्स में आता है। ठीक है, फिर लाइबिलिटीज में होगा शेयर कैपिटल। बैंक का शेयर कैपिटल मतलब जो बैंक का जो कैपिटल का जो पार्ट शेयर्स में रहता है। देखो कोई भी कंपनी का कैपिटल दो तरीके से उसका रहता है। एक रहता है उसका रिजर्व्स, रिजर्व्स में पैसा रहना जरूरी है। रिजर्व्स में अगर नहीं रहेगा तो फिर आप कोई भी मतलब ड्रामा, क्या बोलते हैं उसको, हैफाजार्डस सिचुएशन से आप बचोगे कैसे अगर आपके पास रिजर्व्स में ही पैसा नहीं है? तो रिजर्व्स में हमेशा पैसा होना चाहिए और रिमेनिंग पैसा शेयर कैपिटल में होता है। ठीक है, बैंक का जो कैपिटल है वो दो टाइप से रहेगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, और उन दोनों को मिला के हम कैलकुलेट करते हैं द नेट नेट वर्थ ऑफ ए कंपनी। ठीक है, एक कंपनी का नेट वर्थ सिर्फ इससे नहीं होता है कि कंपनी के पास पैसा कितना है, उसका शेयर्स में कितना पैसा है वो भी मैटर करता है। एनी डाउट यू आस्क मी? ओके। फिर देखो एसेट्स में दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज, वो एसेट है, ऑब्वियसली एसेट है। शेयर्स, ये वाला पीडीएफ ना थोड़ा सा मतलब ऐसे मर्ज हो गया, मतलब कॉलम्स थोड़ा सा हुआ है कहीं कहीं। तो कहीं भी आपको डाउट लगता है ना टेक्स्ट में, आप मुझे पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, शेयर्स और बॉन्ड्स, ये बैंक के लिए एसेट है। समझ में आता है ना ये सब क्यों एसेट है? बैंक के लिए ऑब्वियसली एसेट है क्योंकि वो बाद में बैंक को पैसा देगा। करेक्ट, सही बात है ना, एसेट है तो पैसा देगा। ठीक है, फिर देखो बोला है कि लाइबिलिटी कौन सा है। लाइबिलिटी बैंक के लिए कौन सा होगा? जो वो लोन लेगा, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स और आरबीआई। समझ में आ रहा है ना? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स जो होता है, मतलब जो बैंक जो लोन्स लेता है, ठीक है, वो सिक्योर्ड भी हो सकता है अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। वो बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स और आरबीआई, मतलब समझ में आ रहा है ना? सिंपल बात है। सिक्योर्ड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में डिफरेंस पता है आपको? आपको अगर किसी ने सर पूछा, हाँ सर हाँ, बोलो बोलो। हेलो। हाँ सर, हम यही बोलते ना, एसेट्स है जो हाँ, बैंक को इनकम जनरेट करके देगा वो सर एसेट हो जाएगा, एंड यस लायबिलिटीज में सर जो बैंक को वापस करना पड़ेगा दूसरे को, यस यस, वो सर लायबिलिटी हो जाएगा बैंक का। करेक्ट करेक्ट। जैसे मान लो बैंक ने आरबीआई से लोन लिया तो रिटर्न करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट के साथ। यस ठीक है, यस यस सर, तो उसका लायबिलिटी हो जाएगा। लाइबिलिटी हो जाएगा, करेक्ट। ओके ओके ठीक है, सर, मतलब बैंक से जैसे, हाँ, बोलो हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे किसी इंसान ने बैंक से लोन लिया तो हाँ वो बैंक के लिए वो एसेट हो गया, लोन बैंक के लिए एसेट हो गया, जी, बैंक के लिए एसेट हो, करेक्ट। बैंक से, लेकिन हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया। हमारी लायबिलिटी हो हाँ जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी ने आपसे पूछा कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या है तो आप क्या बोलेंगे?
व्हाट इज सर जिसमें कोलेट्रल दे करके अगर लोन लेते हैं तो सर सेक्योर्ड लोन होता है, जिसमें सर कोलेट्रल अगर नहीं दिया जाता है हाँ तो सर वो अनसेक्योर्ड लोन होता और है, लाइक कोलेट्रल का मीनिंग क्या है? सर लाइक सर समथिंग मॉर्गेज प्लेज, लाइक इससे में सर अगर जैसे कुछ उसके साथ कुछ रखा जाए, कोई पेपर वगैरह बॉन्ड वगैरह रखा जाए बैंक के साथ कि आप इस लोन के बदले में आप मुझे कुछ दीजिए, तो वो सर बैंक के पास जब रखा जाता है सर वो कोलेट्रल हो जाता है सर, लाइक घर का प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह, तो वो सर कोलेट्रल वो हो जाएगा। कोलेट्रल हो जाता है। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सपोज एक बैंक से होम लोन लिया, तो अभी होम लोन में जो घर का जो पेपर होगा वो कोलेट्रल है क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ। मतलब एक घर बनाने के लिए होम लोन लिया, ठीक है, तो घर का तो घर जब बनाना शुरू होगा तो घर का पेपर्स होगा उस लैंड का, वो जो घर का जो पेपर्स होगा वो कोलेट्रल है क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ। सर अभी वो सर कोलेट्रल नहीं होगा, जो मेरा कंप्लीट मेरा है, वो अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तब मैं वो अपना नाम पे जो घर है वो मैं अगर बैंक के पास पेपर रखूंगा वो सब कोलेटरल हो सकता है। नहीं 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 नहीं, द हाउस इटसेल्फ, नहीं 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 नहीं, कोलेट्रल और आप लोग डिफरेंस, कोलेट्रल और प्राइमरी सिक्योरिटी में एक डिफरेंस है, वो आपको पता है क्या? नो सर, हाँ नहीं सर नहीं पता। हाँ ठीक है, ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कोलेटरल, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने मान लो आपने बैंक से लोन लिया, एनी लोन में, मैं होम लोन मान लेता हूँ, ठीक है, होम लोन। अभी होम लोन जब आप लेंगे ना तो आपका घर तो गिरवी रहेगा ही, वो तो कॉमन सेंस है कि जो घर है वो तो गिरवी रहेगा ही, अदरवाइज उसके बिना तो आपको होम लोन मिलेगा ही नहीं ना। तो ये जो घर है, मतलब ये जो होम लोन में होम लोन में लोन का पर्पस क्या है? होम है ना, घर। तो जो घर है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। अब मैं थोड़ा इधर मिस किया, आप लिख लेना, ये एच है। होम जो है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। कोलेट्रल क्या है पता है? कोलेट्रल मतलब हम लोग प्राइमरी सिक्योरिटी से ऊपर जो सिक्योरिटी देते हैं, दैट इज द कोलेट्रल। समझ में आया आपको? मतलब घर तो आपको देना ही है बैंक को, वो उसके बिना तो होगा ही नहीं, क्योंकि घर के लिए लोन लिया है तो घर तो बैंक के नाम में ही ओके। रहेगा, वो घर आपका नहीं है। जब घर आप लोन पूरा दे देंगे तब घर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो ओके। गया प्राइमरी सिक्योरिटी। कोलेट्रल हो गया, उसके ऊपर भी बैंक आपको देखता है। अगर आपने कभी लोन लिया आपको पता होगा कि उसके ऊपर भी बैंक देखता है कि जो ये जो है जो कोले मतलब आपने इसके ऊपर क्या दिया है, आपका इनकम देखेगा, फिर आपको और एक कुछ देना पड़ता है सिक्योरिटी बैंक में, ठीक है। जब मेरा एक रिसेंटली एक फ्रेंड ने लोन लिया तो उसका घर तो चला, घर तो गया ही लोन में, बाकी उसने मतलब थोड़ा सा हाँ, क्रेडिट रेटिंग नहीं यार, कोलेट्रल और क्रेडिट रेटिंग देखने के बाद ही तो लोन देंगे ना। अरे सिविल स्कोर देख लेते हाँ, हैं। सिविल स्कोर तो पहला स्टेप है। आप मान लो लोन दे दिया है, मान लो, ठीक है, आप मान लो ना लोन दे दिया है, मान लो, ठीक है, लोन दे दिया है मान लो, तो लोन देने के बाद भी तो जब वो सिक्योरिटी लेगा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन मत रखना रे आप लोग, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना, एकदम कंफ्यूजन मत रखो कि पहले देखो जब लोन देने का बात आएगा, सिविल स्कोर वगैरह तो तब का ड्रामा है ना, वो तो तब चलेगा। एक बार लोन हो जाता है, उसके बाद जब सॉरी लोन जब लेने जाओगे सिविल तो चेक कर लेगा, आपका इनकम चेक कर लेगा, आपका हिस्ट्री सब चेक कर लेगा बैंक। उसके बाद आप अप्रूव हो गए ओके। लोन के लिए, फिर आपको देखेगा कि आप सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं। तो आप प्राइमरी सिक्योरिटी में घर तो देना ही है, तो कोलेट्रल में आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी देना है। ये हमेशा याद रखना, इसमें एग्जामिनर क्वेश्चंस बहुत पूछता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेट्रल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्राइमरी सिक्योरिटी जो है वो इट इज द सिक्योरिटी दैट इज द पर्पस ऑफ द लोन, मतलब द पर्पस ऑफ द लोन इटसेल्फ इज द सिक्योरिटी। जैसे रिया ने अभी बोला था द हाउस इटसेल्फ विल बी कोलेट्रल, नो, द हाउस इटसेल्फ इज द प्राइमरी सिक्योरिटी। क्लियर हो गया ना आपका? ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। और मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूँ, देखो हमारा तो एक बार क्लास हो जाता है, बट अगर आप किसी और को फॉलो करना चाहते हैं, कैन यू गेट होम लोन विदाउट कोलेट्रल? नो, नॉट पॉसिबल। स्मॉल लोन्स कैन बी गिवन विदाउट कोलेट्रल, स्मॉल लोन्स लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने पर्सनल लोन लिया, पर्सनल लोन में उतना कोलेट्रल नहीं चाहिए, प्राइमरी सिक्योरिटी से हो जाता है, ठीक है। या फिर आपने छोटा मोटा लोन लिया है,
गोल्ड लोन ले लिया, मान लो गोल्ड लोन में भी कोलेट्रल फ्री गोल्ड लोन बहुत होता है। आपने सुना होगा कोलेट्रल फ्री गोल्ड लोन। कोलेट्रल फ्री गोल्ड लोन बहुत होता है, सिर्फ गोल्ड गोल्ड रख के आपको लोन दे देंगे। अच्छा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको सेकंड सोर्स फॉलो करना है, बिकॉज सी एक सोर्स से नहीं होता है। हाँ, एग्री लोन्स भी विदाउट कोलेट्रल होता है। आप अनिल अग्रवाल सर को फॉलो कर सकते हैं, ही इज ए गुड टीचर। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से। और बाकी थर्ड पार्टी अगर आप फॉलो करते हैं तो एक बार प्लीज मेरे साथ कंसल्ट कर लेना प्लीज, बिकॉज सी बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट अलग अलग चीज जगह से पढ़ा देते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने बैंक में काम ही नहीं किया है ना, उनको ये सब चीज नहीं पता है। आप जो भी बोल लो उनको पता ही नहीं है, और वो लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके चले जाएंगे, तो वो इंटरव्यू में हैम्पर करेगा। बट अनिल अग्रवाल सर का इन्फॉर्मेशन इज टू द पॉइंट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन उनका, ठीक है। तो आप सेकंड सोर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो हो गया। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। चलो, प्राइमरी सिक्योरिटी कोलेटरल में हम वापस आएंगे। अच्छा, तो ये देखो फिर एसेट्स और लायबिलिटीज में देखो, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू कस्टमर एक एसेट है बैंक के लिए, कॉमन सेंस का बात है। बैंक अगर लोन देगा तो उसमें उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक को मिल रहा है मतलब एसेट, बैंक से जा रहा है मतलब वो लायबिलिटी। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट क्या होता है आपको पता है ना? डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट सर। पता है ना? यस डिमांड, सर, मालूम है सर। हाँ, एफडी और आरडी। सर, यस सर, कासा एंड एफडीआर। हाँ, यस, कासा एंड एफडीआरडी। तो कासा और एफडीआरडी जो है वो बैंक के लिए लायबिलिटी क्यों है? सर बिकॉज सर इसमें सर बैंक को वापस इंटरेस्ट के साथ सर इसको रिटर्न करना पड़ता है यस, सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे सेविंग्स बैंक आपके पास अकाउंट होगा तो आपको आपको जेब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आते रहता है। हाँ, ठीक ओके, है। तो उसका रिटर्न करना पड़ेगा बैंक यस, को। करेक्ट, बैंक को रिटर्न करना पड़ता है जो भी पैसा है। और फिर देखो बैंक बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर बैंक्स, ये बैंक के लिए एसेट है क्योंकि उस पे बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर हो गया ना? यस ऊपर, हाँ, ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना, यू ट्राई टू रिमेम्बर द पॉइंट्स, ठीक है। ओके, चलो उसके बाद देखो करंट एसेट वर्सेस करंट लायबिलिटी, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। करंट लायबिलिटी का इसमें कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक करंट लायबिलिटी है, मतलब अभी देना है। करंट लायबिलिटी मतलब समझ में आ रहा है ना, जो एक साल के अंदर आपको देते रहना है, मतलब बार बार देते रहना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ आपको देना होता है। क्रेडिट कार्ड का लोन एवरी मंथ देना पड़ता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको पता होगा, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो एवरी मंथ एक बिलिंग साइकिल बनता है, आते ही रहता है बिल, तो वो है, ठीक है। होम लोन, अगर हाउस लोन, यहाँ पे हाउस लोन करंट लायबिलिटी में क्यों आया? हाँ, हाउस लोन का इंस्टॉलमेंट ईएमआई में भरना पड़ता है, तो वो भी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज है। जो हाउस लोन है ना वो लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं है, वो तो आपका पूरा वो लायबिलिटी है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिक्स लायबिलिटी है। जो होम लोन है वो कंप्लीटली फिक्स लायबिलिटी है, क्योंकि आपको होम लोन तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में पे करना है। लेकिन उसका जो इंस्टॉलमेंट अगर हम देखें तो वो एक करंट लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वो आपको मंथली पे करना है। ओके, डिफर्ड, डिफर्ड मतलब कौन, क्या डिफर करना है बोलो? कुछ डाउट नहीं है ना? टाइप्ड एक्सीडेंटली, ठीक है ठीक है। फिर आता है कि बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक, हमने पढ़ लिया। आप सिर्फ ये याद रखना कि बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक जो होगा ना भाई, वो हमेशा डेली बेसिस में बनेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आप वो बोलो, फिर आप आराम से स्टार्ट करो। फिर होगा व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको पता ही होगा, एक बिजनेस को रन करने के लिए, जो डे टू डे वर्किंग ऑफ ए बिजनेस के लिए जो कैपिटल चाहिए, ठीक है। मतलब एक कैपिटल रहना पड़ता है हाथ में, जो हमको डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए। मतलब आज आपको मान लो डे टू डे वर्किंग, मतलब सपोज एम्प्लॉइज को सैलरी देना है, आपको सामान खरीदना है, स्टॉक करना है, उसके लिए जो कैपिटल चाहिए दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। आपने देखा होगा बहुत सारा कंपनीज है वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस भी करते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कंपनीज हम उनको बोलते हैं। रुको, हाँ, एक मिनट, कौन आया क्लास में? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्रियंका, ठीक है। तो ये जो होता है, ये आपका वर्किंग कैपिटल है, मतलब फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस फर्म जो जो कैपिटल चाहिए दैट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है।
उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 6, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस पूछा जा सकता है कि शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स तो इंक्लूड किया है कि इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और नॉन शेड्यूल्ड इंक्लूडेड नहीं है। Scheduled bank can borrow low cost funds using RBI's window, RBI's LAF window। वहां पे LAF जो है वो उसके साथ मर्ज हो गया है, मतलब ओवरलैप हो गया है। तो देख लो आप लोग, कैन बोरो लो कॉस्ट फंड्स यूजिंग RBI's LAF विंडो, MSF फैसिलिटीज एटसेट्रा ले सकता है। नॉन शेड्यूल भी ले सकता है बट बहुत रेयर केसेस में, और दोनों रेगुलेटेड बाय RBI है। कैन यू टेल मी, एक और डिफरेंस है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड के बीच में, कैन यू टेल मी दैट डिफरेंस? कैन यू टेल मी एनीवन? शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में एक और एक डिफरेंस होता है, वो जहाँ जो इस इसमें लिखा नहीं है नोट्स में। सोचो सोचो सोचो, आप लोग सोचो प्लीज। इंटरव्यू आपने दिया है तो आपको याद होना चाहिए। लोन, लोन का क्या पॉइंट है? नो। लोन हम लोग किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, डज नॉट मैटर वो कॉमर्स शेड्यूल्ड है कि नॉन शेड्यूल्ड है। हाँ, वो खुद बैंक में भी RBI से नहीं ले सकते, मे बी, वो अलग अलग बात है। लेकिन हम लोग एज कस्टमर्स वी कैन टेक लोन फ्रॉम एनी बैंक, इट डज नॉट मैटर वो शेड्यूल्ड है कि क्या है। एक डिफरेंस है, आपको ये वाला पॉइंट पता है क्या? डू यू नो व्हाट इज पेड अप कैपिटल? ये पता है आपको पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल क्या होता है, डू यू नो दिस? ठीक है, अगर नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखो, एक बैंक के, एक कंपनी, कोई भी कंपनी जब हम खोलेंगे ना, तो आपको, आपके पास कुछ कैपिटल होगा। उसमें उसमें मैंने अभी आपको बताया कि एक कंपनी के पास दो तरीके का कैपिटल होता है, एक वो रिजर्व्स में रखता है और एक शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल मतलब जो कैपिटल शेयर्स में शेयर्स इशू करके जो कैपिटल कंपनी ने रेज किया है, दैट इज द शेयर कैपिटल। कंपनी अपना शेयर्स इशू करता है ना, मार्केट में इशू करेगा, कोई खरीदेगा, उससे कंपनी का कैपिटल रेज होगा, तो वो होता है शेयर कैपिटल। उसी चीज को हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? पेड अप कैपिटल मतलब वही चीज पेड अप कैपिटल है, मतलब कंपनी का शेयर्स में जो कैपिटल है। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे, बोलो। सर ये पेड अप कैपिटल जो लेने के लिए जो सर शेयर को जो लोग रिलीज करते हैं वो सर IPO रिलीज करते हैं क्या सर? जी, स्टार्टिंग में IPO रिलीज होता है, फिर वो जब सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा तब वो अलग बात है। FPO। हाँ, ओके। अब अभी मान लो, अभी आपको कोई, आपका, आपने अपना कंपनी स्टार्ट किया, तो आपको स्टार्टिंग में IPO रिलीज करना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, उसके ओके। बाद FPO हो जाता है ना सर? हाँ, उसके बाद फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, बट वो तो सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ वही होगा, क्या बोलते हैं, IPO ही होगा। ठीक है, IPO। ओके, ठीक है, ओके। चलो, ये जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल होता है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, समझ में आया ना? पेड अप कैपिटल मतलब शेयर्स इशू करके जो कैपिटल रेस किया, ये वाला कैपिटल शेड्यूल्ड बैंक के लिए, शेड्यूल्ड बैंक के लिए ये पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 lakhs होना चाहिए। ये आप लोग याद रख लो। शेड्यूल्ड बैंक के लिए ये वाला जो कैपिटल है पेड अप कैपिटल, आप सोचेंगे कि, हाँ, आप सोचेंगे 5 लाख रुपए बहुत कम है, ऐसा नहीं है। शेयर्स में 5 लाख रुपए होना भी एक बड़ा बात है, वो बैंक फेमस होना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा बहुत तो होना ही पड़ेगा ना। अभी मैं और आप मिलके एक बैंक खोल देंगे, वो थोड़ी शेड्यूल्ड बैंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? पेड अप कैपिटल में 5 लाख रुपए होना भी इतना, मतलब एकदम मामूली बात तो नहीं है।
समझ में आ रहा है ना? मान लो आपका एक शेयर का दाम 5 रुपए है, आपका एक शेयर का दाम अगर 5 रुपए है, मतलब आपको 1 लाख शेयर बेचना पड़ेगा मार्केट में। 1 लाख शेयर बेचने के लिए आपको 1 लाख लोग आपको जानना भी तो पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना वो बात? वो बात है मतलब। तो वो मत सोचना कि इतना कम है तो कोई भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर एक शेयर का दाम 5 रुपए है, तो आपको 1 लाख शेयर आपको बेचना भी तो पड़ेगा मार्केट में, और इसका मतलब आपको 1 लाख लोग जानने भी पड़ेंगे। चलो मिनिमम 70,000 80,000 लोग तो जानने ही पड़ेंगे ना। तो वो भी तो एक मतलब इतना मामूली बात थोड़ी है। चलो ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। ये पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, बट मैं आपको बोल रहा हूँ टू बी सेफ, अगर आपको सेफ साइड में खेलना है तो आप सेफ साइड में खेलो। मतलब जैसे आपको मान लो कि ये सब चीज इतना भी नॉलेज आपको फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आप स्किप कर दो इस बात को। आपको इंटरव्यू में सिर्फ वो पॉइंट्स बोलना है जिसका बैकग्राउंड आपको 100% पता है। ओके, अदरवाइज उस्तादी नहीं मारना है। मैंने हमेशा देखा है जो लोग ज्यादा उस्तादी मारते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनको एग्जामिनर इंटरव्यूअर खुद घुमाते रहता है पूरा। ठीक है, उसके बाद देखो बैंक्स का वो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इसमें, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। तो बैंक्स अगर आपको पूछता है कि व्हाट आर द व्हाट यू प्लीज क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो आप सिंपल बात यही बोलो कि शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड ही है। फर्दर अगर पूछता है तो आप जा सकते हैं कि कॉमर्शियल है, कोऑपरेटिव। ठीक है, शेड्यूल्ड में होता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव, तो नॉन शेड्यूल्ड में शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल और नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव। ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है सारा कुछ। देखो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, सब दिया हुआ है पीडीएफ में, सो यू रीड इट ऑन योर ओन। ठीक है, इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 7 को बिल्कुल स्किप कर देना है, ये आरआरबी पीओ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, आईबीपीएस में नहीं चाहिए। लीड बैंक स्कीम एंड दिस ऑल थिंग्स यू कैन रीड इट वंस, बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बट स्टिल सेफ साइड रहने के लिए एक बार पढ़ लेना अगर आपको मन है। स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या क्या एंट्री आया है, 2021 में आया है। न्यू एंट्रीज फ्रॉम 2000, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी। यहाँ पे डायरी लिखा है, डायरी का स्पेलिंग गलत है, हाँ वो डेयरी होगा। ठीक है, ओके। फिर देखो टाइप्स, नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस में डिमांड डिपॉजिट है, डीडी। डिमांड डिपॉजिट है सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो आपको पता है ना सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? यस सर। अब पता है ना, ये तो बोलने का शायद जरूरत नहीं है। सेविंग्स अकाउंट मतलब एक एक इंडिविजुअल, मतलब जैसे मैं और आप जैसे लोग, हम लोग जो बैंक में अकाउंट खोलेंगे वो हमारा सेविंग्स अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट का मोटिव क्या है? आपको अगर पूछा ये क्वेश्चन कि सेविंग्स, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड ओपनिंग ए सेविंग्स अकाउंट, क्या बोलेंगे? सर किसी का सेविंग्स को सर जब वो बैंक में लाइक डिपॉजिट करता है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है। नहीं, तो सर बट वो मोटिव क्या है? मतलब जैसे टू मोटिवेट फाइनेंशियल पीपल। इंडिपेंडेंस ये जो आंसर है ना, ये रिया ने जो दिया है ये, मोटिवेशन। हाँ, टू डेवलप बेटर सेविंग, एग्जैक्टली इसीलिए खोला गया था सेविंग्स अकाउंट। क्योंकि पहले के जमाने में लोगों के पास पैसा रखने का जगह नहीं था, तो वो लोग, उन लोगों ने बोला कि आप हमारे पास रख दीजिए, आपका पैसा सेफ रहेगा, ऊपर से आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। समझ में आया ना? मतलब देखो, आपका आंसर को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपका नाम सॉरी मैं भूल गया, ये साकेत, आपका आंसर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा तो यू ट्राई टू कीप योर आंसर्स थोड़ा मतलब क्रिस्प रखो और टू द पॉइंट, तब ज्यादा अच्छा है मतलब। ठीक है, ओके। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते रहोगे ना तो आप खुद ही मतलब एक लूप में घूमते रहोगे, तो इंटरव्यूअर क्या समझेगा कि आपका कॉन्सेप्ट मतलब 100% क्लियर नहीं है। देखो आईबीपीएस पीओ में आपको कितना भी मार्क्स मिले, मैं जितना देख रहा हूँ सबने 87 86 85 86 87 88 89 90, ये सबका ही मार्क्स है। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, इसलिए मैं ये सोच रहा था, मैंने कल आज सुबह से टाइम लगा के मैंने सिर्फ लोगों से यही पूछा है कि कितना मार्क्स है मतलब। फिर मैंने अपना भी देखा, फिर मेरा मार्क्स आने दो एक बार, फिर मैं आपको बोल सकूंगा कि कट ऑफ का क्या आइडिया होगा। ठीक है, तो मतलब अ, उसके बाद आई कैन टेल यू कि क्या होगा मतलब। सो आप आईबीपीएस पीओ मेंस में डिपेंडेंट ही मत हो जाओ। ठीक है, मैं आपके बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ, फोकस ऑन द इंटरव्यू नाइसली। इफ यू आर थिंकिंग कि मैंने 90 किया है, सबने 90 किया है, सबने किया है, जिसको जिसको सीट मिला है ना, सब मतलब जिसको जिसका मेंस क्लियर हुआ है, 85 86 अटेम्प्ट सबका है।
ठीक है। और मैं आपको नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मतलब फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो भी है। मतलब आप सोचेंगे कि मेरे पास किसी के पास कास्ट है, जनरल नहीं, सबने किया है। ठीक है। कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है जिसको आईबीपीएस पीओ में सीट मेंस क्लियर हुआ है उसने 82 जैसा जितना किया ही नहीं। क्लियर है ना वो बात? आप दिमाग में पहले से ही रखो कि अभी भी कंपटीशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियर कर दिया मेंस तो हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यू ट्राई टू एवरीथिंग शुड बी टू द पॉइंट। ठीक है। ओके। तो ये हैबिट, ये सेविंग्स का हैबिट बनाने के लिए आपको ये कराया गया, ये वाला चीज। ठीक है। उसके बाद कहाँ गए? हाँ। तो ये हो गया सेविंग्स अकाउंट। करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट तो पता ही है बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है। करंट अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस होता है, डू यू नो दिस? जनरली मिनिमम बैलेंस कितना है करंट अकाउंट का? 5000 रुपीज। ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है, प्रियंका ने बोला है इसमें आप लोग लिख लो। जनरली ये होता है। जनरली अभी देखो 5000 होता है, कोई कोई बैंक 4000 भी दे सकता है। तो हम उसको कोई उसको रोक नहीं पाएगा कि आप 4000 क्यों दे रहे। लेकिन जनरली 5000 रुपीज करंट अकाउंट में मंथ एंड बैलेंस होना चाहिए। Earlier it was 10,000. Earlier it was 10,000. Yes, maybe. I don't know about the early. Maybe I forgot. Okay. You see, there is a one more thing. There is a concept. One more concept. ये जो 5000 है ये क्या है? मतलब बोलो तो। Can you tell me कि मतलब मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक इंस्टेंस दे रहा हूँ। मान लो मेरा एक करंट अकाउंट है बैंक में। ठीक है। अभी मान लो कि मेरे पास आज के डेट में मेरा एक बिजनेस है और मेरा बैंक में करंट अकाउंट है। और मान लो ये जो 5000 है ये मिनिमम बैलेंस किस हिसाब से है? मतलब डेली रहना चाहिए क्या 5000? डेली 5000 रहना पड़ेगा? मंथली रहना पड़ेगा? मंथली 5000 रहना पड़ेगा, मतलब जैसे मान लो कि मंथ में 30 डेज है। एक मंथ में मान लो 30 डेज है। क्वार्टरली नहीं 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 नहीं। एक मंथ में 30 डेज है, उसमें से मान लो मेरे पास सिर्फ एक दिन 5000 रुपीज था, हो जाएगा काम? मैंने मान लो एक दिन मेरे पास 5000 था, फिर बाकी नेक्स्ट डे मेरे नो आई थिंक। ये होता है मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है। मंथली एवरेज बैलेंस जो होगा वो 5000 होना चाहिए। समझ में आया ना? एवरेज में जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, वो सारा ट्रांजेक्शन का जो एवरेज होगा वो 5000 होना चाहिए। समझ में आया ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। ओके, यू डोंट गो सो डीप कि एकदम मतलब जस्ट ऊपर ऊपर से देख लो, बट ये जानना जरूरी है कि अगर आपने ये आंसर दे दिया 5000, इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि क्या 5000 है मतलब। ठीक है। तो मंथली एवरेज बैलेंस जो है, एम ए बी बोलते हैं इसको, एम ए बी जो होता है वो 5000 होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लो एक बार, नहीं तो आगे जाएंगे। डाउट तो इसमें है किसी को? मंथली एवरेज बैलेंस में किसी को डाउट नहीं है? नहीं है ना? नहीं है, बढ़िया। ठीक है। तो मतलब क्या करना है, मतलब मान लो महीने में 30 दिन होता है, तो आपको महीने में 30 दिन में हर एक दिन का जो डे एंड बैलेंस था, डे एंड एकदम जब डे खत्म हो गया तब जो बैलेंस था, उस सब बैलेंस को ऐड करके 30 से डिवाइड करना है, वो 5000 होना चाहिए। सही बात है ना? समझ में आ गया ना? तो एक देखो बिजनेस में क्या होता है कि एक पैसा नहीं रहता है अकाउंट में, पैसा आता है जाता है आता है जाता है, ऐसे होते रहता है। तो अभी अगर आप बिजनेसमैन को बोलेंगे कि डेली 5000 मेंटेन करो, तो वो तो अकाउंट ही नहीं खोलेगा ना। क्यों खोलेगा वो? उससे अच्छा वो पैसा को अपना उसमें रख लेगा, क्या बोलते हैं उसके ड्रॉयर में। तो अभी एक बात है कि करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन ओपन क्यों करता है? देखो करंट अकाउंट में बहुत सारा चीज है कि करंट अकाउंट में ये नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं
कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स जॉइंटली, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब एक इंसान अगर अकेले बिजनेस चलाता है, पार्टनरशिप मतलब किसी के साथ पार्टनर होके चलाता है, जॉइंटली मतलब वही है, जॉइंटली में पार्टनरशिप हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, नो इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। इस अकाउंट में, करंट अकाउंट में तो बैंक इंटरेस्ट देता ही नहीं है, तो फिर बिजनेसमैन क्यों खोलेगा करंट अकाउंट? कैन यू टेल मी? Money can be withdrawn how many times we want, which is not available in the savings account. नहीं तो मैं अकाउंट खोलूंगा ही नहीं, मैं अकाउंट ही नहीं खोलूंगा। मेरे पास एक बड़ा सा अलमीरा है, मैं अपना पैसा वहां पे रख देता हूँ। बैंक में क्यों दूं? बैंक तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? नो, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं सेविंग्स नहीं खोल के करंट क्यों खोलूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बिजनेस के लिए अकाउंट ही क्यों खोलूं। चेक हैंडलिंग फॉर यूजिंग क्वाइट ऑफन फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस यूज का तो ये तो बात नहीं है। देखो, ये तो सही है कि आपने और प्रियंका ने, आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोगों का पॉइंट ये है कि हम इसको खोलेंगे सो दैट सेविंग्स में हमको बार बार नहीं निकाल सकते, करंट खोलेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि मैं खोलूं ही क्यों? वाई टू ओपन एन अकाउंट जब वो जरूरत ही नहीं है? समझ में आ रहा है ना? तो देखो, सिंपल बात है कि अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आपको बैंक से एडिशनल फैसिलिटीज भी मिलेगा। हाँ, ओवरड्राफ्ट वगैरह मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पॉइंट आप बोल सकते हैं, इट्स ए वैलिड पॉइंट। चेक बुक मिलेगा, चेक काट के देख सकते हैं। तो बैंक, ये मत बोल देना अगर आपको क्वेश्चन क्वेश्चन इफ इफ द क्वेश्चन इज कि मतलब मान लो कि आप हम क्यों खोलेंगे करंट अकाउंट, तो यू डोंट कंपेयर इट विथ सेविंग्स अकाउंट। सी, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विथ व्हाट द एग्जामिनर, व्हाट द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू। अगर आपको वो पूछ रहा है कि मैं करंट क्यों खोलूं, सेविंग क्यों नहीं खोलूं, तब आपका वो आंसर है। बट अगर वो आपको पूछ रहा है कि मैं करंट ही क्यों खोलूं, मुझे अकाउंट क्यों चाहिए बिजनेसमैन को, तो आप ये बोल सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट वगैरह अदर बैंकिंग फैसिलिटीज में हेल्प हो सकता है। चेक बुक मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है ना? देखो तो, यस क्लियर, नो बॉस, ओके, ओके। सी द पॉइंट इज, अगर आप अपने आप को, यू इमेजिन योरसेल्फ एज ए बिजनेसमैन, आपका दुकान है, व्हाई विल यू गो टू द बैंक टू ओपन एन अकाउंट? नो, ठीक है, यू थिंक एज ए कस्टमर, यू डोंट ऑलवेज थिंक एज ए बैंक। मतलब आप, क्योंकि आप अगर आप बैंक जैसा सोचेंगे ना, आप हमेशा बैंक का ही बात करते रहेंगे, तो आपका लॉजिक बाहर चला जाएगा उसमें। बट आप लॉजिकली सोचो कि क्या हो रहा है मतलब। ठीक है, ओके, चलो हो गया खत्म। तो यहाँ पे देखो, फिर कुछ कुछ इसके बारे में, इसका फैसिलिटीज बोला है, ये सब मैं वो रिआइटरेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको देख लो। यहाँ पे सब लिखा ही हुआ है। पर्पस क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए खोला जाता है करंट अकाउंट। चेकबुक है, इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, ये सब मिलता है, फैसिलिटीज है ये सब। ठीक है, डेबिट कार्ड, एटीएम भी मिलता है। ठीक है, करंट अकाउंट में कोई अगर पूछेगा कि करंट अकाउंट में एटीएम है, मिलता है कि नहीं, तो मिलता है। कैन यू टेल मी कि आपको अगर इंटरव्यूअर ने पूछा, ये तो सबको आना चाहिए, अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप कैसे बोल सकते हैं कि करंट अकाउंट में एटीएम मिलता है, कैन यू टेल मी कि आपने कहीं पे ये चीज देखा है क्या? लेट्स सी आप कितना ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब ये नहीं है, देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ ना, कि करंट अकाउंट में एटीएम तो मिलेगा, ये तो बात है, ये बात बोला हुआ बात है, मिलना ही है, मतलब वो तो मिलेगा ही, कोई झूठ नहीं बोल सकता उसको। बट अगर ये मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि सर आप तो बिजनेसमैन नहीं है, तो आप तो एस्पिरेंट है, तो आपको कैसे पता मिलता है? फिर आप बोलेंगे मुझे कि मैंने पढ़ा है। फिर मैंने अगर आपको ये पूछा कि आपने कहीं पे देखा है क्या, मतलब ये चीज, तो आप कुछ बोल पाएंगे क्या? कैन यू टेल मी? नो, देखो, वेन एवर यू गो टू द एटीएम, जब आप एटीएम कार्ड को अंदर डालते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। देखा है ना? देखा है, आपने देखा है, आपको नहीं पता है? सबने देखा है वो चीज, हाँ, एवरी वन हैज सीन इट। आपके पास दो ऑप्शन रहता है, करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट, तो हम लोग सेविंग्स में डालते हैं। कभी आप करंट में डाल के देखना, करंट में अगर डालेंगे तभी भी पैसा निकलता है, इसका मतलब एक्चुअली आपका सेविंग्स अकाउंट ही है। बट वो सिस्टम अपने आप समझ लेता है। इसका मतलब क्या है कि करंट अकाउंट में भी एटीएम है ना, नहीं तो वो ऑप्शन क्यों रहता है कि नहीं, बोलो तो?
सही बात है ना। हाँ यस सर, ठीक है। ओके चलो, तो ये बोल सकते हैं क्योंकि ये सबने देखा है मतलब, बट हमको इतना वो अवेयरनेस नहीं रहता है उस चीज का। ठीक है चलो ओके। तो यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद आ गया टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स क्या क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स, ये क्यों ऐसा बोलते हैं? मतलब डिमांड डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? जल्दी बताओ प्लीज, टेल मी फर्स्ट। सर डिमांड डिपॉजिट सर जब कस्टमर डिमांड करे तब उसको बैंक को पैसा देना पड़ता है, बट टर्म डिपॉजिट में सर एक टर्म होता है कि वो टर्म जब यस मैच्योर होता है उसके बाद ही वो पैसा बैंक उसका यस, पैसा देता है। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट बात है, सही बात है। डिमांड डिपॉजिट कस्टमर डिमांड करेगा, सेविंग्स अकाउंट है, एटीएम में जाके निकाल लिया, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। बट अगर आप एफडी तोड़ना चाहते हैं, तो आप अगर एफडी तो एक टाइम के लिए रहेगा, फिर आप अगर वो टाइम तक के पहले तोड़ना चाहते हैं, तो आपको बैंक से मतलब बात तो करना पड़ेगा। हाँ, पेनल्टी देना पड़ता है, बट चलो आप अपने डिमांड से तो नहीं, आप अभी मैं मेरा मन किया मैं, नहीं तो सर हाँ है ना, मेरा अगर ऐसे मन किया कि मैं अपना फैमिली का एफडी तोड़ दूं, तब तो हर कोई एफडी तोड़ के पैसा लेके निकल जाता ना। तो वो नहीं कर सकते ना। नहीं तो सबको ही मन करता है ना कि इतना एफडी है घर में, तोड़ देते हैं उसको। ठीक है बट चलो। उसके अपोजिट में सर बैंक मतलब और सिस्टम देता है कि आप 90% का लोन ले सकते हैं सर, हाँ जो लोन आपका ले फिक्स सकते हैं। डिपॉजिट होता है। हाँ जी जी, उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, करेक्ट। वो 90% देखो, अभी क्या है ना, वो 90% वो मतलब आरबीआई के हिसाब से वो नहीं है कि वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। सो मतलब आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट बात यह है कि मतलब अगर आपने 90% बोला, तो आपको और एक क्वेश्चन आएगा कि आपको ये कैसे पता है कि 90%? लास्ट टाइम तो बोलेंगे पीएनबी ने 70% दिया था। तो वो बात है मतलब कि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बोलना, ठीक है ओके, जो मतलब ओके ओके। फिक्स नहीं है। हाँ ओके ओके चलो। फिर देखो, रिकरिंग डिपॉजिट तो आपको पता है, आरडी। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट में हमको बार बार डिपॉजिट करना पड़ता है पैसा। जैसे हम लोग लोन में ईएमआई भरते हैं, उस तरीके से आपको रिकरिंग डिपॉजिट में बार बार भरना पड़ता है। आज मैं एक यूट्यूब में एक शॉर्ट्स देख रहा था, अचानक से वो आया था, उसमें आरडी के बारे में बोला था। वो इंसान बोल रहे कि आरडी में बार बार ईएमआई देना पड़ता है। आप लेकिन ये मत बोल देना, आरडी और ईएमआई अलग है। ईएमआई अलग है सिर्फ, सर, वो हाँ, तो अलग होता हाँ ईएमआई सिर्फ लोन है। के लिए होता है। हाँ, ये भी इंस्टॉलमेंट ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करना है, लेकिन वो ईएमआई नहीं है। ठीक है। अच्छा, एफडी और आरडी दोनों में इंटरेस्ट रेट किस में ज्यादा होगा? सर एफडी में ज्यादा होगा सर। एफडी में ज्यादा होगा, तो एनीवन सर एल्स? हाँ ये बोलो सर बोलो। दोनों में सेम होगा सर, दोनों सेम होगा। सेम तो नहीं होगा, सिमिलर बोल सकते हैं, सेम तो नहीं होता है। सेम अगर होगा तो एफडी में ज्यादा होगा। मतलब मान लो सेम टाइम तक आपको वो करना है, मतलब मान लो एफडी भी 1 साल का है और आरडी भी अल्टीमेटली 1 साल बाद ही मैच्योर होगा, तो आरडी में आपको मंथली पैसा देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ज्यादा किस में होगा? कॉमन सेंस से बताओ, एफडी में ही ज्यादा होगा ना। एफडी में, हाँ, एफडी में हो गया सर, क्यों एफडी में। क्यों 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 कॉमन सेंस क्या बोलता है, बोलो तो, कॉमन सेंस से बताओ। कॉमन सेंस है ना, देखो सर अगर एफडी आप, में हाँ अगर आप पैसा को एक बार में दे रहे हैं, तो आपने तो एक टाइम में ज्यादा पैसा दिया है, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, आप कॉमन सेंस लगा के सोचो ना। अभी देखो, मान लो आप अभी आप लोग सैलरीड इंडिविजुअल्स बन जाएंगे थोड़े टाइम बाद, तो आप लोग अपना सैलरी का एक पार्ट दे दोगे एफडी में। मतलब मान लो आपने 60,000 रुपीज का एफडी बनाया। अभी सपोज एक दूसरा एक इंसान है जो मतलब थोड़ा स्टूडेंट टाइप का इंसान है, वो तो ऑब्वियसली एफडी में नहीं डालेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके आरडी में डालेगा। या फिर एक बिजनेसमैन बिजनेसमैन आरडी में प्रेफर करेगा। या फिर जो भी है, मतलब क्योंकि पैसा आप उनको एक साथ नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो जबकि आपने भी 1 साल के लिए 60,000 डाला और मैंने भी 60,000 डाला, लेकिन आपने एक साथ पैसा दिया ना, तो आपको ज्यादा मिलेगा। पैसा का जो वैल्यू है ना, वो पैसा का वैल्यू तब होता है कि आज मेरे पास कितना पैसा है, उससे मुझे मतलब नहीं है कि 10 साल बाद मेरे पास कितना पैसा होगा। समझ में आया ना? आज अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दे देंगे ना, और अगर आप मुझे 10 साल बाद अगर मुझे 10 लाख रुपए देंगे, दोनों सेम नहीं है लेकिन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मुझे आज आज 10 लाख, आज मुझे 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मतलब समझ में आ रहा है ना, आप आज मुझे 10 लाख रुपए दे दो और आप मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपए दे दो, दो अलग अलग चीज है, लेकिन इट्स नॉट सेम।
आप सोचेंगे कि ओवरऑल तो 10 लाख ही दिया, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ओके, चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। डिमांड लोन आप लोग यहाँ पे देख लो, पढ़ लो क्या लिखा है, जो लिखा है उतना ही बात है, इसमें और कुछ नहीं है। डिमांड लोन जो है वो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में दिया जाता है दैट आर लिक्विड इन नेचर। लिक्विड इन नेचर मतलब जिसको हम लोग बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स। बैंक में अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है तो वो हम लोग डायरेक्ट, अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में, एल आई सी पॉलिसी को तोड़ सकते हैं, शेयर्स को तोड़ सकते हैं, ज्वेलरी को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिमांड लोन का जो डेफिनेशन है वो मतलब इट इज एनी लोन दैट इज रीपेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, और रीपेएबल मतलब देखो, अगर मान लो डिमांड लोन आपने लिया है, एक गोल्ड लोन लिया है, अब आप अगर लोन दे ही नहीं रहे, आप इंस्टॉलमेंट भर ही नहीं रहे, तो बैंक आपका गोल्ड को बेच के इजीली उसको कन्वर्ट कर सकता है ना। ठीक है, आपका डिमांड नहीं है, हाँ बैंक का डिमांड है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज, आपका नहीं है, बैंक का डिमांड के ऊपर। ठीक है, फिर आता है डिमांड लोन के बाद ओवरड्राफ्ट को थोड़ा देर के लिए स्किप करो, फिर आता है टर्म लोन। टर्म लोन मतलब जो बहुत टाइम के लिए दिया जाता है। टर्म लोन का आप लोग, हाँ टर्म लोन का आप लोग वो बताओ मेरे को, क्या बोलते हैं इसको, टर्म लोन का एग्जांपल बताइए। व्हीकल लोन, होम लोन, यस, सर होम लोन। होम लोन सबसे सबसे फेमस टर्म लोन। ठीक है, बिजनेस लोन भी एक टर्म लोन है। अगर मान लो आपको एक सेटअप बनाना है, मान लो आपको बिजनेस के लिए एक वो बनाना है, मतलब एक फैक्ट्री बनाना है, ये सब उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, तो वो भी एक टर्म लोन ही है। बट मोस्ट कॉमन एग्जांपल कार लोन एंड होम लोन। चलो ठीक है, उसके बाद आता है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि सीसी और ओडी में क्या डिफरेंस है। कैन एनीवन टेल मी सीसी और ओडी में, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, फिर मैं बताता हूँ। इसमें से देख के सेम सेम मत बोल देना। बताइए। सीसी इज गिवन अगेंस्ट समथिंग टेंजिबल। टेंजिबल, और ओडी क्या इंटेंजिबल चीजों के साथ दे देंगे? मतलब आप बोल रहे कि ओडी में सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप लोग थोड़ा सा यू वर्क ऑन हाउ टू टेल द आंसर्स, ठीक है। ये सब डोंट यूज दिस वर्ड्स। टेंजिबल आपको पूछ लेगा कि टेंजिबल क्या है, मतलब अभी आप बोलेंगे कि टेंजिबल सर वो है जिसको मैं छू सकते हो, जिसको मैं छू सकती हूँ, तो फिर आपको बोलेगा कि टेंजिबल का वो क्लासिफिकेशन आया कैसे, मतलब हमारा क्लासिफिकेशन तो यही है कि सिक्योर्ड हो सकता है, नॉन सिक्योर्ड हो सकता है, सिंपल बात है। अगर आपको कोई मतलब बिना किसी रीजन के वजह से लोन मिल गया तो वो नॉन सिक्योर्ड है, और कोई कुछ चीज दे के लोन मिला तो वो सिक्योर्ड है, बस। बाकी तो हमको कुछ नहीं पता है। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में हमको जानना ही नहीं है ना, वो तो हमारा अलग चीज हो गया। सीसी और ओडी में डिफरेंस ये है कि दोनों तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट पता है ना, जो क्रेडिट कार्ड है। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नहीं बोल सकते, शॉर्ट टर्म नहीं बोल सकते। देखो आपको आपको क्रेडिट कार्ड का फंक्शनिंग पता है कि नहीं? डू यू नो हाउ ए क्रेडिट कार्ड वर्क्स? क्रेडिट कार्ड में सपोज मैं अगर आज 2000 3000 4000 का शॉपिंग कर लेता हूँ, तो आपको वो वाला जो पैसा है वो उस टाइम पे नहीं देना है, बट मंथ एंड में एक बिलिंग साइकिल बनेगा, उसमें आपको देना है। समझ में आया? उसको आपको वो जो पैसा है वो उस टाइम पे नहीं देना है। जब मैंने 4000 का शॉपिंग किया मुझे तब नहीं देना है 4000, तब तो क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया ना। लेकिन वो जो पैसा है वो मंथ एंड में एक उसमें कुछ वो लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं लगता है लेकिन थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट लग ही जाता है। तो इंटरेस्ट लग के वो पैसा बाद में देना है, करेक्ट। सीसी और ओडी में सेम प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ना, इसको हम लोग रिवॉल्विंग क्रेडिट बोलते हैं। तो ये दोनों जो है ये दोनों रिवॉल्विंग क्रेडिट ही है। रिवॉल्विंग क्रेडिट है मतलब क्रेडिट घूमेगा, मतलब अभी नहीं देना है, बाद में घूम के आके देना है, ठीक है, करेक्ट। सीसी और ओडी में डिफरेंस ये है कि सीसी जो है ना वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही लोन दिया जाता है। आपको केसीसी सुना है ना आपने, केसीसी?
केसीसी के बारे में सुना है ना? हाँ, केसीसी जो होता है वो एक सीसी ही है, कैश क्रेडिट, यस फॉर वर्किंग कैपिटल। हाँ ठीक है, केसीसी जो होता है किसान क्रेडिट कार्ड, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए किसको दिया जाता है? किसान को ही दिया जाता है। तो वो एक टाइप का रिवॉल्विंग क्रेडिट ही है, जिसको किसान तब पे नहीं करता है, बाद में पे करेगा। समझ में आया ना? देखो आप लोगों ने सबने आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर किया है, तो आप लोगों का इंग्लिश अच्छा होगा, बट जो भी है इंग्लिश जितना भी अच्छा है, समझना तो बेस्ट है देसी लैंग्वेज में, एंड देन इट इज द बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, तब देन द इंग्लिश कम्स आउट इन ए बेटर वे। हाँ, न्यू केसीसी लिमिट 5 लाख, ये देख लेना, ये कल हमने पढ़ा था बजट में। ठीक है, चलो बढ़िया, थैंक यू, ये बता दिया आपने। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट में देखो, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डे एंड बैलेंस, ऑब्वियसली डे एंड बैलेंसेस को ऐड करेंगे, डे एंड बैलेंस जितना रहेगा उसके उस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओडी में एक चीज है कि ओडी सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड दोनों हो सकता है। ओडी में क्या चक्कर है ना, जैसे मान लो मैं बैंक का एक ट्रस्टेड कस्टमर हूँ, मतलब बैंक इज वेरी, मैं उसी बैंक में, मैं मान लो जैसे हमारा जो फैमिली है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बहुत क्लोज है, मतलब हम लोग वी ऑलवेज गो टू बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी हो जाए हम बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जाएंगे। तो वो अगर अभी मैं किसी दिन गया या फिर मेरी मॉम किसी मदर किसी दिन गए, तो उनको हमेशा बैंक ऑफ बड़ौदा विदाउट एनीथिंग ओडी दे देगा, क्योंकि मम्मी का दूसरा अकाउंट भी होगा ना बैंक में, आपको समझ में आ रहा है ना? उस ओडी उस तरीके से भी, रिलेशन से भी दे सकते हैं। तो ओडी हमेशा सिक्योर्ड होगा, वो जरूरत नहीं है। इफ यू हैव ए गुड रिलेशन, गुड रेपो विद द बैंक। हाँ बोलो 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 बोलो। ट्रस्टवर्दीनेस, हाँ, ट्रस्ट वर्दीनेस पे ट्रस्टवर्दीनेस भी के चलता लिए। है, हाँ करेक्ट, चलता है। 50-60 थाउजेंड को ओडी दे सकते हैं, उनको भी पता है ये कस्टमर अगर भाग गया तो इनका एफडी हम लोग रख लेंगे। समझ में आया ना? वो सब बात है, मतलब तो आपका बैंक में कुछ ऑलरेडी है, तो बैंक विल शो कि वो ट्रस्ट है, बट एक्चुअली वो बिजनेस है, कि ऑब्वियसली ना, अगर आप ओडी ले रहे हैं तो आप इंटरेस्ट भी तो दे रहे हैं ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि ओवरड्राफ्ट जो है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डे एंड बैलेंस, ये सब कैन बी सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड, कैन बी गिवन टू इंडिविजुअल्स टू, यही मैंने बोला, इंडिविजुअल्स को दे सकते हैं। करेंट अकाउंट हैज टू बी ओपन फॉर दैट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट के लिए एक करंट अकाउंट ओपन करना जरूरी है। पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट लिमिट 10,000। ओके, चलो ये थैंक यू फॉर दिस टू। ठीक है, ओके। फिर आता है कैश क्रेडिट। अच्छा, करंट अकाउंट ओपन करना है फॉर ओवरड्राफ्ट, मतलब अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, जो रेट ऑफ, नहीं नहीं वेट, मैं पहले पढ़ा देता हूँ। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है ना, करंट अकाउंट कैन बी ओपन फॉर दैट, हैज टू बी ओपन फॉर दैट, मतलब अगर मैंने सपोज ओवरड्राफ्ट लिया पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए भी मुझे करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं करना पड़ेगा, यस, तब मुझे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए ही ओडी लिया है, तब आपको करंट अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, बट सीसी में ऐसा नहीं है। सीसी अगर आप कैश क्रेडिट जो लोन है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस में दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैंने लिख दिया, गिवन फॉर, सिर्फ बिजनेस पर्पस में दिया जाएगा। यहाँ पे देखो, गिवन ऑन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब आपका स्टॉक होगा ना, ये लाइन मुझे कोई समझा सकता है? गिवन ऑन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक? देखो डिस्कस कर उसका करके जितना पढ़ेंगे तो इजी। हाँ बोलो 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 बोलो। उसका जितना स्टॉक उसके पास, मतलब उस कंपनी के पास होगा, उसका जो वैल्यू होगा उसके बेसिस पर पैसा दिया जाएगा। जी, उसका वैल्यू होगा, वो जो एक कंपनी का वो बनता है, क्या बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मैं टर्म्स भूल जा रहा हूँ। डेली का एस्टिमेशन बनता हुआ सर। हाँ नहीं, उसको एक टर्म बोलते हैं, अरे मैंने खुद ये काम किया है यार, मैं भूल गया अभी, पता है क्या बोलते हैं, मैंने इसको आपको लास्ट उसमें बोला भी था, अभी मैं खुद ही भूल गया। मतलब एक कंपनी का मंथ में एक 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 वो मंथली एक वो देना पड़ता है। कोई याद करो, मैंने लास्ट, आप लास्ट इंटरव्यू के उसमें बोला था यार, आरआरबीपीओ में, मैं खुद भूल गया। स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ देना पड़ता है, वैल्यूएशन रिपोर्ट शायद कुछ बोलते हैं, टर्नओवर नहीं नहीं नहीं, टर्नओवर नहीं,
मतलब स्टॉक जो होगा ना उसके पास, सपोज उसके पास जो माल है, जो जो गोडाउन में जो भी माल रहेगा, जो भी सामान है, मतलब उसका एक वैल्यू देना पड़ता है। उसको कुछ बोलते हैं, वैल्यूएशन बोलते हैं क्या, वैल्यूएशन रिपोर्ट में भूल गया यार। मैं आपको कल बोल दूंगा, ठीक है, मैं भूल गया, मैं पूरा ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो वो देना पड़ता है मतलब, पर आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं भी ये वाला चीज बैंक में जाके ही पता चलता है ये सब, बट सो नॉट रिक्वायर्ड टू मच। तो गिवन ऑन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब आप जो स्टॉक है उसका जो वैल्यू होगा उसके अगेंस्ट में लोन देंगे, सीसी। तो अगेंस्ट स्टॉक्स विच कैन बी हाइपोथिकेटेड और प्लेस्ड। अगर हाइपोथिकेशन और प्लेज का मीनिंग आपको नहीं पता है, आप छोड़ दो, अभी कल पढ़ेंगे ये सब आराम से। मतलब आप जब एक सिक्योरिटी बैंक में रखेंगे, मतलब जैसे मान लो आपको सीसी चाहिए, कैश क्रेडिट चाहिए, तो कैश क्रेडिट अगर आप लेंगे तो ऐसा ये ओवरड्राफ्ट जैसा नहीं है कि विदाउट सिक्योरिटी मिल जाएगा। कैश क्रेडिट में सिक्योरिटी देना ही पड़ेगा, देना ही है मतलब। और जो सिक्योरिटी देना है वो आपका जो बिजनेस है उसका स्टॉक ही आपको देना है। इज इट क्लियर? जो बिजनेस है उसका स्टॉक ही आपको सिक्योरिटी में देना है, प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर कोलेट्रल है कि नहीं, तो कोलेट्रल वो डिपेंड करता है, कोलेट्रल के बारे में हम, मैं और आप कुछ बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करता है, बट प्राइमरी सिक्योरिटी देना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके चलो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वो देना पड़ेगा। वो हाइपोथिकेटेड हो सकता है, प्लेज्ड भी हो सकता है। प्लेज्ड हाइपोथिकेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये सिक्योरिटी बैंक जब सिक्योरिटी रखता है वो एक टाइप है, मतलब कि हाइपोथिकेशन करके रख सकता है, प्लेज करके रख सकता है। लास्ट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है हाँ बोलो 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 बोलो। सर सर हाइपोथिकेशन में सर बैंक के पास ओनरशिप होता है, बट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब बोरोवर के पास होता है सर। जी सही बात है। और प्लेज का बैंक मतलब? लेकिन सर ओनरशिप एंड ऑब्जेक्ट दोनों बैंक के पास ही होता है सर। जी सही बात है, जैसे कि गोल्ड लोन में। गोल्डन यस सर। हाँ गोल्ड लोन में प्लेज होता है। ठीक है, करेक्ट, सही बात है। ठीक है। ओके, फिर उसके बाद देखो एक पॉइंट लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन इन ओडी। सीसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ओडी में ज्यादा होता है। करेक्ट। ठीक है। ये जो हमने पढ़ा अभी, ये अभी हमको आपको मैंने, सॉरी मैंने क्लासिफिकेशन नहीं बताया। सबसे पहले हमने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। ओके, नाउ ये सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट से मुझे एक याद आया। एक बैंक का डिजायरेबल चीज होता है कि बैंक का जो कासा है ना वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब कासा रेशियो ज्यादा होना चाहिए। क्यों बोलो तो? और कासा रेशियो है क्या, पहले तो वो बोलो मुझे, व्हाट इज कासा रेशियो? Current account by savings account. नो। सर करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब? टोटल लाइक टोटल अकाउंट्स डिपॉजिट्स। सर यस। हाँ। ठीक है। प्रियंका आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो, आप सारा खा गए, पूरा गया दिमाग से। पढ़ लो, रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो कासा रेशियो हो गया करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट बाय टोटल डिपॉजिट। ये ज्यादा क्यों होना चाहिए, मतलब वो बताओ मुझे अभी। बिकॉज सर करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में सर बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है जी सर, और इसमें सर कम इंटरेस्ट देने से बैंक का हो जाता है सर, प्रॉफिट हो जाता है। जी और सर क्या बोलता है वो बाकी से वो फिक्स डिपॉजिट वगैरह में सर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, सही तो सर बात है, उसका ज्यादा सही चला बात है, जाता है, इसलिए वो सोचता है कि हाँ, सर। सही बात है। अगर आपके डिपॉजिट में एफडी आरडी ज्यादा है तो डिपॉजिट तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर करंट अकाउंट में देखो बैंक को कुछ देना ही नहीं पड़ता है, वो तो सबसे फायदा है कि करंट अकाउंट ज्यादा हो। मतलब वेनेवर आप जब बैंक ज्वाइन करेंगे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं लोग कि करंट अकाउंट ज्यादा ओपन करो। यही रीजन है कि करंट अकाउंट ज्यादा होने से बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना है, तो वो पैसा पूरा बैंक के पास है, उसको घुमाते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। तो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम इंटरेस्ट कितना ही पैसा आता है। सेविंग्स अकाउंट में आपने देखा होगा 5-6 रुपए आता है ना महीने में। आपने ये नोटिस किया है कभी पैसा? हाँ, 5.8 रुपीज जैसा। 3% to 4% है सर, हाँ 3% बहुत, to 4% के थ्री बीच में। परसेंट या 4% है, बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है मतलब। अभी जैसे मैं जब सैलरीड इंडिविजुअल था तभी मेरा 50-60 रुपए आता था, अभी तो चलो बहुत कम आता है। अभी तो कुछ वैसा नहीं है, बट मतलब अभी भी वो ट्रांजेक्शन्स वो ज्यादा रहता है मेरा, तो बैलेंस की वजह से सेविंग्स में मैं नहीं रखता हूँ, तो बहुत कम आता है। पहले मैं सेविंग्स में रखता था तो 50-60 रुपीज आता था महीने का। अभी मैं सेविंग्स में पैसा नहीं रखता हूँ तो बहुत कम, मतलब आप सोचेंगे कि आके फायदा ही नहीं है, तो वो बैंक के लिए प्रॉफिट है ना, इसीलिए वो फायदा है। ठीक है। कासा रेशियो में एकदम मतलब वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट ज्यादा है। ठीक है, चलो सिंपल बात है, इसको खत्म करते हैं।
और एक चीज लास्ट में हो गया, सीसीओडी क्लियर है ना आपको? सीसीओडी में एनी डाउट किसी को? एनीवन क्लियर है ना? देखो मॉक इंटरव्यू में मैं तो रहूंगा ही, तो मेरे से और अलग दो भी लोग हैं, वो लोग भी ऑफिसर्स ही है, तो वो लोग मॉक इंटरव्यू लेंगे। सो प्लीज आई मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो पढ़ा है मतलब उसमें आप लोग प्लीज गड़बड़ मत करना, ठीक है? यू रीड प्रॉपरली। इफ 3 people विल टेक योर इंटरव्यू तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। मतलब प्रॉब्लम ऑलिव बोर्ड अड्डा 247 में प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग एक ही आदमी लेता है। मैंने खुद दिया है अड्डा 247 में, मेरे टाइम में एक ही आदमी लेता है। एक आदमी लेने से 2-3 लोग लेने में ज्यादा अच्छा है, मतलब वो आपको बेनिफिट ज्यादा देता है, ठीक है? सो प्लीज रीड थोरोली, रीड द थिंग्स थोरोली एंड कीप योर आंसर्स क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट। अभी मैं क्या, अभी और क्या बचा है इसमें? ठीक है, देखो नॉन फंड बेस्ड एलसीबीजी आपको पता है? एलसीबीजी लेटर क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। मैं आपको बता देता हूँ, वेट। इफ यू नो यू कैन टेल मी द आंसर, इफ यू डोंट नो देन यू। सर बैंक है, हाँ बोलो। सर बैंक गारंटी में सर अगर सर कोई लाइक कोई कंपनी अगर कोई कुछ बनाती है, सही खर्चे बनाती है, तो सर अगर वो कुछ लाइक खराब हो जाता है, सर बैंक गारंटी देता है कि अगर ये लाइक खराब हो जाता है, गारंटी मैं देता हूँ कि इसका जो भी अमाउंट होगा सर वो मैं पे करूंगा। जी सही तो बात सर है, बैंक गारंटी देता सही बात है, करेक्ट, सही बात है। अभी रिसेंटली मैं एक फ्रेंड से मिला था, उसने एक बैंक गारंटी लिया था, तो मुझे ये फंडा अभी प्रैक्टिकली भी क्लियर हो गया, मतलब कि क्या है, मतलब ये क्या होगा। जैसे मान लो कोई इंसान है, कोई मान लो यहाँ पे मान लो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट मान लो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इट इज ए स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है? और यहाँ पे ये वाला काम करने के लिए मान लो ये कॉन्ट्रैक्टर, इसको इसको काम दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर ए, इनको काम ये करना है, मतलब ठीक है, ही इज द हेड कॉन्ट्रैक्टर फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो अभी क्या होगा, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्टर है, तो पैसा कैसे आता है कि स्टेट गवर्नमेंट से पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, देन द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू कैरी आउट द असाइंड वर्क, यही काम है। तो फिर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर विल टेक द अमाउंट एंड ही विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स, ठीक है? वो ही विल स्टार्ट एवरीथिंग, ही विल मैनेज द लेबर, ही विल टेक द रिक्वायर्ड पीपल फॉर द वर्क एंड ही विल स्टार्ट द वर्क। बट देर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी, हमेशा एक पॉसिबिलिटी है, दैट ही माइट इलोप फ्रॉम द स्पॉट, ठीक है? वो उस जगह से वो भाग भी तो जा सकता है ना, क्या पता, मान लो उसने पैसा ले लिया, बहुत तो ऐसा होता है केसेस। कॉन्ट्रैक्टर्स तो देखो नहीं भागने से भी पैसा इधर उधर तो चलते ही रहता है। तो मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट से वो पैसा ले लिया प्रोजेक्ट कैरी आउट करने के लिए, एंड देन वो इलोप हो गया, भाग गया वो कहीं और, तो फिर लॉस होगा ना, तो फिर स्टेट का तो प्रोजेक्ट होगा ही नहीं और गवर्नमेंट का भी लॉस होगा। तो इन दोनों के मीडिएटर के हिसाब से बैंक प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल। बैंक यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ द कॉन्ट्रैक्टर बैंक से एक बैंक गारंटी ले लेगा, बीजी बैंक गारंटी। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आपको, अगर एकदम पता नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है? एक बैंक गारंटी, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैंक से एक बैंक गारंटी ले लेगा, और ये जो बैंक गारंटी लेके वो स्टेट गवर्नमेंट के पास दे देगा। इस बैंक गारंटी में ये लिखा रहेगा कि इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कंप्लीट हिज ऑब्लिगेशन देन द बैंक इज लायबल टू पे द एंटायर अमाउंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको क्या हो रहा है? अगर कॉन्ट्रैक्टर वो फेल कर जाता है उस पैसा उसको फुलफिल करने के लिए, देन द बैंक इज लायबल, मतलब बैंक उस कॉन्ट्रैक्टर का जो पूरा लायबिलिटी है वो बैंक खुद उठाएगा। अभी आप सोचेंगे कि बैंक इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, मतलब व्हाई? क्योंकि जब ये बैंक गारंटी इशू होगा ना, बैंक गारंटी जब इशू होगा तो कॉन्ट्रैक्टर ए अपना सिक्योरिटी भी रखना पड़ेगा बैंक में। इज इट क्लियर? कॉन्ट्रैक्टर को सिक्योरिटी भी रखना पड़ेगा बैंक में, यस। अदरवाइज आपका मतलब मामा, उसका मामा का बैंक थोड़ी है कि मतलब चले गए मामा के पास बोल दिया कि मतलब ऐसे, तो ऐसे नहीं होगा ना, कॉमन ऑब्वियस बात है ना, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। अभी अब हमारा मेरा मामा का बैंक होगा तो हम मामा के पास जा सकते हैं, कुछ भी नहीं देंगे, पैसा दे देंगे, बट वो तो नहीं है। ऑब्वियसली कुछ रिस्क तो रखेगा ही बैंक, तो बैंक जो है कॉन्ट्रैक्टर से सिक्योरिटी रखेगा और उसके बदले में वो उसको बीजी इशू करके देगा। और एक चीज यहाँ पे देखो, अगर सिक्योरिटी रखना है, आपको ये यहाँ तक समझ में आया ना? पूरा सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा
और हाँ ठीक है, उसके बाद एक चीज है कि अगर 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 ये मान लो कि बैंक ने वेट, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ देखो, मतलब अगर ये अच्छा हाँ, तो इस केस में बैंक कॉन्ट्रैक्टर से सिक्योरिटी ले रहा है और कॉन्ट्रैक्टर का काम करके दे रहा है, तो सिक्योरिटी ले रहा है और काम करके दे रहा है, तो ये तो मैं भी कर दूंगा अगर मेरे पास पैसा है। मतलब सपोज मान लो कि मेरे पास एक बैंक जितना पैसा है, तो वो तो मैं भी दे दूंगा, मतलब मैं अपना गुंडा लगा दूंगा, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि बैंक का क्या जरूरत है। तो आप मुझे बताओ इसमें बैंक इनकम कैसे करेगा? ये जो बीजी जो इशू करके दिया, तो इसमें बैंक का इनकम क्या है? If the contractor do the work, then हाँ, the bank will have all the money. no, 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 no. If the contractor does not do the work, then he can bank can take the securities. Bank, why? How will it have all the money? No, 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 no. Money is not involved till now. Money, see, contractor got the money. He is obligated to do the work for the state government. Okay, so he will use the money and do the work. That is not the point. मैं पूछ रहा हूँ कि अगर बैंक, मान लो कि बैंक को क्या फायदा है, मतलब इस ट्रांजेक्शन में बैंक का लाभ क्या है, लाभ प्रॉफिट क्या है? एनीवन? Interest on what? No, interest, if there is interest there should be something called loan or something. यहाँ पे बैंक का जो इनकम होता है वो कमीशन वाला इनकम होता है, कमीशन वाला इनकम होगा। क्लियर है? कमीशन मिलता है उससे, कॉन्ट्रैक्टर से। बैंक विल चार्ज ए पार्टिकुलर परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन, यस, एंड दैट इज कॉल्ड कमीशन, दैट इज नॉट कॉल्ड इंटरेस्ट। बैंक विल चार्ज ए पार्टिकुलर परसेंटेज, यस, in the transaction. It depends on the size of the contract. They offer this service for a charge, yes, and this is a commissional income. कमीशन वाला इनकम बैंक को और एक जगह से होता है, और भी जगह से होता है। कैन यू टेल मी वन मोर? एक तो बीजी से होता है कमीशन, बीजी से कमीशनल इनकम होता है बैंक गारंटी से, और कुछ? हम्म, पेंशन से होता है, पेंशन। जो ये 60+ लोगों का जो पेंशन डिसबर्सल होता है, वो भी तो बैंक के एम्प्लॉइज को ही करना होता है। तो उसमें बैंक को गवर्नमेंट से पेंशन, सॉरी, कमीशन मिलता है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि बैंक का इनकम क्या क्या टाइप का होता है। ठीक है, चलो हो गया, एल बीजी हो गया, बैंक गारंटी क्लियर है ना? कुछ भी मैंने रखा नहीं इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है बैंक गारंटी में, और कुछ है ही नहीं, नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो बैंक गारंटी मैंने खुद देखा है, तो मैं आपको मतलब इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो और एक चीज है, जस्ट 1 मिनट। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब, लेटर ऑफ क्रेडिट कब यूज होता है? जब लेटर ऑफ, यहाँ पे डबल ई लिख दिया, आप लोग चेक कर लेना। लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये इंडिया है, और मान लो यहाँ पे मॉलडीव्स है। तो मान लो एक पार्सल भेजना है, ये वाला इंडिया में आदमी है ए, यहाँ पे मॉलडीव्स में आदमी बैठा है बी। ठीक है, तो यहाँ से जो पार्सल है, अभी ए से वो बी के पास चला जाएगा। ठीक है, ए से वो बी के पास जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये जो ट्रांजेक्शन है, वो हम किसका माने? मान लो गोल्ड गोल्ड का बिस्किट्स भेजना है, मतलब। ठीक है, गोल्ड का बिस्किट्स इंडिया से मालदीव्स तक भेजना है। तो इसमें प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? भेज तो सकते ही है ना, शिप में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर देंगे, वहां से इंपोर्ट हो जाएगा। बट मुझे आप ये बताओ कि इस ऐसे टाइप की चीजों में प्रॉब्लम क्या आता है, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? मे नॉट गिव मनी, यस। लीगलिटी प्रॉब्लम नहीं है, लीगल सामान ही भेजेंगे ना।
उसमें ड्रग्स तो नहीं भेजेंगे, ऑब्वियसली लीगल सामान भेजेंगे, वो तो चलो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक आप बड़े स्केल में सोच रहे हो वो सही है, बट इस केस में नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, ट्रस्ट का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैंने आपको इंडिया से मैंने सपोज सामान भेज दिया, तो क्या गारंटी है कि मालदीव से पैसा आ जाएगा? वो एक प्रॉब्लम है, पैसा का ही प्रॉब्लम है ना। अगर मान लो सामान निकल के मालदीव चला गया, उसने कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन बंदे ने उसको पैसा ही नहीं दिया, तो वहां पे प्रॉब्लम है। तो इस केस में बैंक विल एक्ट एज ए मीडिएटर। बैंक मतलब यहाँ पे दो बैंक होगा, ठीक है, एक होगा आपका इंडियन ब्रांच होगा और एक होगा मालदीवियन ब्रांच। मतलब मालदीव्स का एक ब्रांच होगा और एक इंडिया का ब्रांच होगा। तो इसमें क्या होगा कि बैंक जो होगा एक मीडिएटर जैसा काम करेगा। मान लो जैसे ये वाला बैंक है इंडिया वाला और ये मालदीव्स वाला, तो अभी सामान जो है, सामान अभी इंडिया से मालदीव्स जाएगा, तो पहले जो इंसान है इंडिया वाला वो पहले बैंक के पास जाएगा, ठीक है। बैंक के पास जाके वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट वो इशू करेगा बैंक से। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके वो अपना सामान को भेज देगा, वो अपना लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके वो अपना सामान को भेज देगा यहाँ पे मालदीव्स में। और जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो जाएगा, फिर जो वो सामान वो भेज देगा मालदीव्स में, फिर ये लेटर ऑफ क्रेडिट इंडियन ब्रांच से मालदीवियन ब्रांच तक जाएगा। फिर एक लेटर ऑफ क्रेडिट में ये लिखा हुआ रहेगा कि ये ए जो इंसान है इसने अपना माल भेज दिया है, तो अगर बी ने पेमेंट नहीं किया तो ये जो बैंक है वो ए को पे करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? मतलब ए ने जबकि अपना माल भेज दिया तो उसको पेमेंट मिलना ही है, मिलेगा ही। अगर बी से नहीं मिलेगा तो ए, तो जो ये बैंक है वो पे करेगा। और लेटर ऑफ क्रेडिट में वही लिखा रहता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में वो जो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री है ना, नीरव मोदी वाला डॉक्यूमेंट्री है ना, नो नो इट इज नॉट द वर्क ऑफ एक्सिम ब्रांच, नो 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 नो, it is it can be any branch, it can be SBI also। नीरव मोदी का डॉक्यूमेंट्री आप देखना कभी भी, नेटफ्लिक्स में शायद है, मैंने तो देखा था, उसमें पता चल जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट का फ्रॉड कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये होता है, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट जब ये वापस ए के पास जाएगा तभी जाके, तब जाके, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा, तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, इंडिया से मालदीव्स गया, इनको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा तो ये पेमेंट कर देंगे बैंक में बी। लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा तो उनको पता चल जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आ जाता है, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ शिपिंग, बट दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इतना ज्यादा वर्ड्स है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम लेटर ऑफ क्रेडिट याद रखेंगे, काफी है हमारे लिए। तो क्या है कि जो वो जो सामान है ना, वो यहाँ से लेके मॉल ये मतलब जो बी इंसान है वो लेटर ऑफ क्रेडिट लेके यहाँ पे पेमेंट कर देगा, तो पेमेंट जाके वो इंसान ले लेगा पेमेंट। और इन केस बी ने पेमेंट नहीं किया और तो ये बैंक पे कर देगा। सही बात है। कुछ डाउट है क्या? एनी काइंड ऑफ डाउट? नो। तो बैंक का इनकम कैसे होगा इस ट्रांजैक्शन में? बैंक का इनकम, इनकम सेम सेम, कमीशनल इनकम सेम, एग्जैक्टली सेम, कमीशन से इनकम होगा, ठीक है। आपको ये डाउट नहीं आया कि, छोड़ो, डाउट नहीं आया तो छोड़ो, ये डाउट नहीं आया आपको कि बी, ये जो बी जो इंसान है, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट मान लो कि ए ने दे दिया, इस बैंक को ए ने लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, इस बैंक से मालदीव्स, मालदीव्स का ब्रांच तक वो चला गया, फिर मान लो ये वाला इंसान गायब हो गया मान लो, तो मतलब ये जो बी का, बी को जो सामान चाहिए ना, वो भी तो एक चीज है ना। मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको? मतलब बी, अभी मैं मान लो कि ए और बी दो पार्टी है, अभी ए तो सामान भेजेगा, ठीक है, वो तो भेजेगा, बट बी को भी तो सामान चाहिए, तो बी को भी एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है। ये आपको डाउट आ सकता था, चलो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, एक्चुअली आउट ऑफ द स्कोप है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, तो ये हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। इसमें बैंक का इनकम कैसे होता है? कमीशन से होता है, ठीक है। रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब मैं लिख के रख रहा हूँ, ये सब हम लोग कल करेंगे,
बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। आराम से इसको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बोल दूंगा तो आपके ब्रेन से बाउंस हो के चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग कल करेंगे, ये वाला रोल ऑफ बैंक और ये सब फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसका मीनिंग पता है आपको? व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? Financial inclusion, do you know this? What is financial inclusion? Last 15-20 minutes, then I will end the class. Opening of bank account of people, adding people with the bank. Okay. Financial, to cover more people under the umbrella of financial services. Okay. चलो ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो टर्म है ना, वो तो एक्चुअली बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जब आपको हिस्ट्री पता है ना, नेशनलाइजेशन जब दो बार नेशनलाइजेशन हुआ था, एक बार 1969 में हुआ था, एक बार 1984 में हुआ था, और दोनों टाइम इंदिरा गांधी सॉरी इंदिरा गांधी बोल रहा हूँ, उसमें उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर 69 और 84 में। सही बता रहा हूँ ना मैं? हाँ सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तब फाइनेंशियल इंक्लूजन बोला था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है, जैसे देखो ये जो रिया ने एक डेफिनेशन लिखा है कि लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब था कि मतलब एक इंसान के पास एक बैंक अकाउंट, या फिर एक इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड का एक यूनिट। समझ में आ रहा है? एक बैंकिंग अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट, एक इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर मतलब तीनों में और है, एक बैंक अकाउंट और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बैंक अकाउंट और इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी और यूनिट्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज होना होना पड़ता था। मैंने लिख दिया चैट में, कोई भी बैंक अकाउंट या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर यूनिट्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, ये तीनों में से कोई एक होने अगर आपके पास है तो मतलब आप फाइनेंशियली इंक्लूडेड इंसान है। करेक्ट? और अगर नहीं है तो नहीं है। तो वो जाके प्रधानमंत्री जब जनधन योजना आया, जनधन योजना पता है ना, जनधन योजना, नो फ्रिल्स अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना आने के बाद वो कॉन्सेप्ट बदल के हो गया कि इंसान के पास एक अकाउंट होने से भी होगा। इज इट क्लियर? इंसान के पास एक अकाउंट होने से भी होगा, मतलब बैंक अकाउंट होने से ही होगा। अभी जैसे आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं फाइनेंशियली इंक्लूडेड हूं फिर भी, क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है। समझ में आया ना? वो डेफिनेशन ही चेंज हो गया। क्लियर? प्रधानमंत्री जनधन योजना इज नथिंग बट इट इज द अनदर नेम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपको इंटरव्यूअर कंफ्यूज कर सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। फिर आप बोलेंगे सर ये तो प्रधानमंत्री का एक स्कीम है। ऐसा नहीं है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही दूसरा नाम है। ठीक है? सो कुछ भी पढ़ो नहीं पढ़ो, यू डेफिनेटली रीड अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको पढ़ लेना। सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और बस ये तीनों ही देख लो। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडीवाई, एसबीवाई और जेजेबीवाई। ठीक है? ये सब हम लोग क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ऑल थ्योरेटिकल पार्ट। ओके चलो। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने बोला, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक्स, ये रोल ऑफ बैंक सब कल बोलेंगे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफरेंस क्या है? कैन यू टेल मी? नंबर 12। सर गवर्नमेंट स्टेक अगर सर 51% या उससे ज्यादा आता है सर, वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाता है। हाँ, सर जिसमें से 50% से कम होता है सर, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाता है। और अगर 50% है तो? गवर्नमेंट का शेयर अगर 50% है तो फिर वो प्राइवेट होगा कि पब्लिक होगा? कोई बात नहीं। 50 पर प्राइवेट होगा,
50% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम शेयर होना चाहिए, ठीक है। ओके चलो, ओके तो अभी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आपको पता है, ठीक है, तो आपको ये सब तो पता ही है। अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछा कि फैसिलिटीज ऑफ सेविंग्स अकाउंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? नंबर फॉर 13 पॉइंट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से जल्दी जल्दी खत्म कर दो। Check. चेकबुक, हाँ, फिर चेकबुक, फिर बोलो, मैं लिख रहा हूँ। डेबिट कार्ड, हाँ, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंश्योरेंस। वेट, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी नहीं है, आपको मिला क्या क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड तो सबको नहीं मिलता है ना। मुझे तो जॉब करने के बाद ही मिला क्रेडिट कार्ड, उसके पहले तो नहीं मिला। हाँ, चेक है, ठीक है। फैसिलिटी सेविंग्स अकाउंट का फर्स्ट फैसिलिटी है कि हमको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। फिर आपको एटीएम कार्ड मिलता है, एटीएम कम डेबिट कार्ड। ओके, यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीएम कार्ड एंड ए नॉर्मल डेबिट कार्ड? एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? और एटीएम कम डेबिट कार्ड वो क्या चीज है? एटीएम कार्ड यूज्ड ओनली इन एटीएम, मतलब वो एटीएम कार्ड को सिर्फ एटीएम में यूज कर सकते, करेक्ट? नहीं 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 नहीं, एटीएम कार्ड को सिर्फ एटीएम में यूज कर सकते, करेक्ट। हाँ, तो डेबिट कार्ड को किस में यूज कर सकते हैं? एटीएम अलाउज टू विथड्रॉ कैश, बट डेबिट कार्ड कहाँ? एग्जैक्टली, पीओएस वगैरह में यूज कर सकते हैं। पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जो मर्चेंट जो यूज करता है, जो आपको देता है ना, यहाँ पे कार्ड घुसाइए, नंबर मारिए, वही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन, हाँ सही बात है। तो एटीएम कम डेबिट कार्ड दो अलग अलग, एटीएम और डेबिट अलग अलग चीज है। और एटीएम का कम डेबिट मतलब जो हमारे पास है, हम दोनों कर सकते हैं, एटीएम में भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के जैसे भी यूज कर सकते हैं। फिर फैसिलिटी ऑफ सेविंग्स अकाउंट, नेट बैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। नेट बैंकिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। और कुछ आपने बोला, हाँ आपने चेकबुक बोला, आपने चेकबुक बोला, बट आप पासबुक बोलना भूल गए। जब आप पासबुक भी तो है ना, ऑल्दो इतना यूज नहीं आता है, बट है ना। और कुछ? पास तो हो गया, और कुछ? ये होगा आपका लॉकर फैसिलिटी भी मिलता है, फैसिलिटी मिलता है लॉकर के लिए, बड़ा पैसा देना पड़ता है, बट स्टिल फैसिलिटी तो मिलता है। बट यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, जब आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि सेविंग्स अकाउंट का फैसिलिटी क्या है, तो आप पहले लॉकर फैसिलिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक्चुअली डायरेक्ट फैसिलिटी नहीं है, ये लास्ट में अगर आप बोलेंगे तो बोल सकते हैं। फर्स्ट आपको जो जो नॉर्मल पब्लिक है उसके हिसाब से बात करना है। वी कैनॉट अवेल गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स विदाउट ए सेविंग्स अकाउंट, हाँ, पर डेबिट कार्ड के लिए, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को आरआरबी पीओ में भी बोला गया है, पहले ही बोल दिया कि डोंट यूज द बैंकिंग टर्म्स, यू टेल मी एज इन ए लेमेंस लैंग्वेज। ये इसीलिए बोला है क्योंकि लोग रट्टा मार लेते हैं, पूरा पूरा रटा हुआ है पूरा, मतलब पागल जैसा रट्टा मारते हैं। वो नहीं करना है, आपको समझना है, आपको समझ समझ के अपने लैंग्वेज में बोल के जवाब देना है, तभी इंटरव्यू अच्छा होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा एकदम पीएनबी का पूरा पूरा रट लेंगे, उनका मॉडल ये एम पूरा, मतलब उनका टारगेट क्या है नेक्स्ट 2-3 साल में, अरे नहीं जानना है, वो सब चाहिए ही नहीं, ठीक है। जो जितना चाहिए उतना पढ़ने से काफी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके, ये हो गया फैसिलिटीज ऑफ सेविंग्स अकाउंट। फिर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या है? ओवीडी तो आप मुझे पता है, बट इसका काम क्या है बोलो तो? सर केवाईसी के लिए। जी, केवाईसी के लिए, केवाईसी वैलिडेशन करने के लिए एक आपको ऑफिशियली, अच्छा नो आइडिया, ये अगर आइडिया नहीं है इसको सीख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स मतलब जो डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से हम लोग केवाईसी करवा सकते हैं, मतलब हम अपना, सपोज आपको केवाईसी करवा सकते हैं, सिंपल है, केवाईसी के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिंपल है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, कुछ भी गड़बड़ मत करना, नो योर कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है
ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट होता है। एक तो पासपोर्ट है, एक ड्राइविंग लाइसेंस है, एक वोटर आईडी है, एक आधार लेटर इशूड बाय यूआईडीएआई है। बहुत लोग इसमें आधार कार्ड बोल देते हैं। आधार कार्ड एक ओवीडी है ही नहीं। क्लियर रहेगा ना? आपको याद रहना है, आधार कार्ड जो है वो ओवीडी नहीं है। याद रहेगा ना आपको? आधार कार्ड इज नॉट एन ओवीडी, आधार लेटर इज एन ओवीडी। आधार लेटर, आपने अगर कभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया होगा, आधार कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते वो छोटा वाला जो आधार कार्ड निकलता है ना, वो जो जो लेमिनेट करके लेके जाते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ओवीडी है ही नहीं। ओवीडी वो लेटर है जो बड़ा वाला निकलता है, वो ओवीडी है। तो इसीलिए गड़बड़ नहीं करना है। आधार लेटर इशूड बाय द यूआईडीएआई इज एन ओवीडी। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब तो आपको पता ही होगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। आप गलती से भी पैन कार्ड मत बोल देना, पैन कार्ड ओवीडी नहीं है। पैन कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो आधार कार्ड इशूड बाय यूआईडीआई। एनरेगा, एनरेगा जॉब कार्ड मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत एक जॉब कार्ड निकलता था, वो भी एक ओवीडी है। और एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जो लेटर आता है, उसमें अगर नेम एंड एड्रेस है, लेटर फ्रॉम द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विद नेम एंड एड्रेस, ये भी एक ओवीडी है। तो ओवीडी टोटल 6 हो गया। क्लियर है? किसी डाउट तो नहीं है ना? कल हम लोग सेशन थोड़ा सा जल्दी करेंगे, आज मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब। ठीक है, यू रीड एवरीथिंग, ठीक है। कल आज टाइम मिलेगा ना, इसको पढ़ लेना पूरा एक बार, अपना नोट्स वोट्स मिला के। ओके, चलो। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना किसी को? एनीवन, किसी को डाउट है क्या? बोलो तो। नो डाउट, लव द क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम ऑब्लाइज्ड। ठीक है, तो वन मोर थिंग इज लेफ्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एंड स्टेजेस, रिस्क कैटेगराइजेशन, पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी। डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड ओडी हमने कर लिया ऑलरेडी, सो मैं रिपीट नहीं करूंगा उसको। मोड्स ऑफ ऑपरेशन हम लोग करेंगे, एलसीबीजी कर लिया। देखो बहुत कुछ हमने कर ही लिया। देखो फिर 22 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सिक्योरिटी कोलेटरल डन। मर्जर ऑफ बैंक्स ये आप लोग पढ़ेंगे, इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है, पढ़ाने का कुछ नहीं है, थ्योरी है, पढ़ सीखना है बस। ठीक है, तो अभी हम लोग दो चीज करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, उसका स्टेजेस करेंगे, और रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स करेंगे, और उसके हिसाब से किस तरीके से अपडेशन केवाईसी करना चाहिए, उसके बाद हम लोग इस क्लास को। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, ठीक है। चलो, इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में देखो। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है बोलो तो? कैन यू टेल मी? ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग बंद करेंगे क्लास। लंच तो किया नहीं, भूख भी लगा है। बोलो क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? ब्लैक मनी को छुपा के रखने का। नहीं, लाइक सर कोई ब्लैक मनी है तो सर उसको वाइट करने के लिए वाइट करने बैंकिंग की, सिस्टम में उसको सब डिपॉजिट कर देते हैं। यस। सर ब्लैक, सर उसको white- जी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी। कैसे करेंगे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में? कैसे करेंगे? अगर आप थोड़ा सा केस स्टडी वगैरह पढ़ने का आपको हैबिट है, तब तो आपको ये सब पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, आप बना बना के बोल देंगे। क्या होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में? बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ब्लैक टू व्हाइट। यस, करेक्ट, एग्जैक्टली। होल्डिंग चैरिटी इवेंट्स, हाँ ये सब कर सकते हैं, चैरिटी इवेंट्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेज में होता है मनी लॉन्ड्रिंग: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। 3 स्टेजेस में होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू में, मेरे खुद के इंटरव्यू में पूछा था ये एसबीआई पीओ में। ये समझाने के लिए बोला था, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन क्या है। तो प्लेसमेंट क्या है? मतलब सपोज आपके पास आज 1 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है, सपोज 1 करोड़ का आपके पास यू हैव ब्लैक मनी। तो आप क्या करेंगे? इस पैसे को आप अलग अलग अकाउंट्स में डाल देंगे। मान लो आपने 5 अकाउंट चूज किया, ये 5 लोगों का, ए बी सी डी और ई, 5 लोगों का चूज किया, और आपने अलग अलग अकाउंट में इस पैसे को डाल दिया, ठीक है। तो आपने पैसे को प्लेस कर दिया किसमें? फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंशियल सिस्टम में आपने पैसे को प्लेस कर दिया, इसका मतलब है प्लेसमेंट।
प्लेस कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, लेयरिंग। लेयरिंग का इंग्लिश का क्या मतलब है? लेयरिंग मतलब होता है किसी चीज को ढकना, कवर करना। ठीक है, तो लेयरिंग में क्या करेंगे हम, इन्हीं अकाउंट से फिर एक्स वाई जेड, मतलब एम एन ओ पी, अलग अलग अकाउंट्स में इस पैसे को ट्रांसफर करते रहेंगे अलग अलग, सब बाहर बाहर, मतलब अलग अलग बैंक में, अलग अलग अकाउंट्स में, किसी को पता नहीं चलेगा ना, अलग अलग अकाउंट्स में आप ट्रांसफर कर दो। समझ में आ रहा है? 1 करोड़ रुपए को आप 90-100 अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो अब तो हल्का फुल्का कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा आपके अकाउंट में। हाँ, रोलिंग द मनी, वही रोल करना है। तो ये लेयरिंग हो गया। फिर ये समझ गए, प्लेसमेंट हो गया, ये स्टेप जब हमने पैसा डाला। फिर हो गया लेयरिंग। लेयरिंग मतलब हमने पैसे को ढका, कैसे ढका, अलग अलग अकाउंट में छुपा दिया। फिर आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ये जो सारा पैसा है, फिर अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि इस पैसे से मैंने एक फ्लैट खरीद लिया, इस पैसे से मान लो मैंने डोनेशन दे दिया। डोनेशन में कोई नहीं पूछता है कि कहाँ से आया पैसा, ये देखा है कि नहीं आपने? आप गरीब को खाना देने जाओ, कोई नहीं पूछेगा कि वो पैसा कहाँ से आया। हाँ, देखा, वो सब दिमाग लगाते हैं लोग। ठीक है, तो पेंटिंग्स खरीदना, हाँ जो भी है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना। आप फ्लैट खरीद लिया आपने, पेंटिंग खरीद लिया आपने, कोई कौन पूछेगा वो सब। ठीक है, लीगली, मतलब आप फ्लैट खरीद के उसको आप थोड़ा टाइम रह के म्यूनिसिपैलिटी में थोड़ा वो करके आप उसको वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दो, क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब लोग करते हैं, मतलब कि उन अकाउंट से वो अलग अलग तरीके से यूज करके दे विल शो दैट एज इफ देयर वाज नथिंग मिस्चीवियस इन दिस इन द होल प्रोसेस, मतलब इसमें कुछ ब्लैक मनी इन्वॉल्व ही नहीं था, ऐसे दिखा देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में बना के सिस्टम में वापस लेके आना, दैट इज इंटीग्रेशन। समझ में आया? डोनेशन दे दिया, फ्लैट खरीद लिया, गरीब को दे दिया, किसी बहुत गरीब इंसान को डोनेट कर दिया, या फिर मान लो किसी फॉरेन में किसी को भेज दिया पैसा, तो हो गया ना। ठीक है, अभी भी ब्लैक मनी अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है, डीमोनेटाइजेशन के बाद भी थोड़ा सा भी ब्लैक मनी स्टॉप नहीं हुआ है, ब्लैक मनी अभी भी सिस्टम में पूरा है। ठीक है, तो ये बात है, मतलब ये 3 स्टेजेस है। तो देखो मैं आपको खत्म कर देता हूँ आपको पार्ट, तो ये 3 पार्ट हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको पढ़ लेना, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। और एक चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, जो रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है अकॉर्डिंग टू द रिस्क, मतलब एक इंडिविजुअल के अकाउंट में, अभी मान लो आप एक इंडिविजुअल है, आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आपके अकाउंट में हमेशा 10-12 लाख रुपए हमेशा रहता है, 10-12-13, इवन मैंने ऐसा भी अकाउंट देखा है जिसमें करोड़ रुपीज रहता है इसमें, सेविंग्स में। ठीक है, जब मैं व्हेन आई वाज एन एम्प्लॉय तब मैंने देखा ये चीज। तो क्या होता है कि उनको उनका रिस्क ज्यादा रहता है। क्यों रिस्क ज्यादा है? कि उनका अगर, मतलब जैसे मान लो एक इंडिविजुअल के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है आज के केस में, आज के डेट में, कल मान लो उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए बाहर से आ गया, तो वो हाई रिस्क इंडिविजुअल है ना, अभी आप उसको थोड़ी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कहाँ से आया। आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक इंडिविजुअल के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी है, तो उसको आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपके अकाउंट में 50 लाख कहाँ से आया? वो तो आपको डायरेक्ट बोल देगा मेरे पास 1 करोड़ था, तो 50 लाख कौन सा बड़ा बात है, आ गया। तो इसीलिए वो लोग हाई रिस्क इंडिविजुअल्स है। समझ में आया? वो लोग हाई रिस्क है क्योंकि हम लोग उनसे बार बार पूछ तो नहीं सकते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उनका केवाईसी अपडेट करने के लिए बार बार बोलेंगे। तो जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होता है ना, उनका जो केवाईसी है वो एवरी 2 साल में अपडेट कराना पड़ता है। ये रीजन है कि उनका केवाईसी अपडेट कराते रहो, कि वो लोग मतलब बाद में, ताकि वो लोग भाग के कहीं नहीं गए। ठीक है, समझ में आया ना? इस चीज से बचने के लिए हम लोग उनसे मांगते हैं कि उनका केवाईसी 2 साल में अपडेट होना चाहिए, एवरी 2 साल में। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए 2 साल में अपडेट होना चाहिए। मीडियम रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए 8 साल में एक बार अपडेट होना चाहिए। और लो रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए 10 साल में एक बार अपडेट करवाना पड़ता है केवाईसी। यही जो क्वेश्चन में लिखा है ना, पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी, पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी अकॉर्डिंग टू रिस्क कैटेगराइजेशन, इसका यही मतलब है। समझ में आया? बताओ, क्लियर हो गया ना? टेल मी प्लीज। यस, क्लियर है ना? कुछ भी डाउट तो नहीं है शायद? नो डाउट, बढ़िया, थैंक यू। चलो, ये देख लेना, हाई रिस्क इंडिविजुअल होगा तो 2 साल में केवाईसी अपडेट कराना ही पड़ेगा। क्रिस्टल क्लियर, ओके, 2 साल में कराना ही पड़ेगा। मीडियम रिस्क होगा तो 8 साल में कराना ही पड़ेगा। लो रिस्क होगा तो 10 साल में कराने से भी चलेगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। कल हम लोग बैंकिंग का पूरा जो चीज़ है उसको खत्म करेंगे, पूरा खत्म करना है। और परसों हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। तो कल और परसों का क्लास और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग चेक वेक पढ़ेंगे, कैसा कैसा क्रॉसिंग वगैरह, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा इसका। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, कल कल मिलते हैं फिर।